ये स्क्रीन पर टोपी में एक आदमी नजर आ रहा है। जब तब सिनेमा पे दिखता है, अक्सर यारों की महफिलों में। जब भी मिलता है, जिक्र अतीत का आता है, शुरुआती दिनों का आता है। बंबई का हो चला है जो इसकी बीवी की तरह है, और दिल्ली नाम की माशूका से मिलने आता है। भगत सिंह का नाम टाइटल में लिखा है और बातें इश्क की हो रही हैं, क्योंकि क्रांति के लिए, क्योंकि तेजी के लिए इश्क बेहद जरूरी है। दूसरे जो दाढ़ी वाले बाबा आपको नजर आ रहे हैं चश्मा लगाए, ये पाणिनी आनंद हैं। इनको मैं तब से जानता हूं जब से मैंने पत्रकारिता का पा सीखना शुरू किया। इनसे कुछ कविताएं सुनेंगे। पीयूष मिश्रा से क्या सुनेंगे? पीयूष मिश्रा से गगन दमामिया बाजियो, एक कल्ट नाटक हिंदी सर्किट का, उसके बारे में बात करेंगे। भगत सिंह के बारे में, क्यों एक आदमी जिसको मैं ज्यादातर प्रतिमा का भंजन करने वाले शख्स के तौर पे जानता हूं, क्यों इस आदमी का इतना मुरीद है। आज ही के दिन पाश का भी देहांत हुआ था। पाश के बारे में बात करेंगे। उनकी कुछ कविताएं हैं, उनके कुछ किस्से। हमारे साथ रेहान साहब हैं। और इसके अलावा मेरे फेवरेट, पत्रकारों का फेवरेट नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद कह रहा हूं, मेरे फेवरेट नेता और इस देश के आखिरी विचारक नेता राम मनोहर लोहिया आज ही के दिन पैदा हुए थे, जिन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया ज्यादातर वक्त, क्योंकि उसी दिन भगत सिंह शहीद हुए थे। इन सब चीजों पे बात करेंगे। लंबी भूमिका के लिए गुंजाइश नहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। पीयूष भाई, पहले प्रवचन या पहले गीत? गीत में मालूम हो जाए क्या बात करनी क्या नहीं, तो उसके बाद थोड़ा समय बन जाए ना, उसके बाद में समा बन जाए। हाँ हाँ। ये इस नाटक के बारे में हमने बहुत सुना है। नाटक के 94 में लिखा गया था। एक्चुअली भगत सिंह मेरा जिंदगी में ऐसे वो कमबख्त जुड़ा, मेरे भूत की तरीके से जुड़ गए। मैंने सुना था उनके बारे में कि बंदा था जिसने सांडर्स को मारा था और भेष बदल के जो लाहौर से भागे। दो ही ऐसी घटनाएं इतिहास बतलाता है उनके बारे में जो कि ड्रामेटिक हैं। अब वो ड्रामा ही ड्रामा था। बाद में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तो ड्रामा तो उनकी जिंदगी में उनके मरने के बाद भी नहीं गया। वो बंदे को मतलब 11 घंटे पहले फांसी दी गई। सुबह की होती है फांसी, शाम के सुबह 6 बजे की होती है फांसी, यूजुअली टाइम जो निर्धारित है। उनको जो है 7 बजे शाम को लटका दिया गया। उसके बाद में वो लटकाया भी नहीं। लटकाने के बाद में उनको उतारा गया, डेड बॉडीज को, उन्हें आरों से काटा गया, पीसेस किए गए, फिर एक बोरे में भरा गया, फिर लाहौर सेंट्रल जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई, फिर उन्हें बोरे में लादा गया उन बोरों को। उसके बाद में जीप चली। उसके बाद में जीप ने उनको सतलज नदी के 13 और 14 नंबर के खंभों के नीचे फेंक दिया, वैसे के वैसा। और वो जब ये कर रहे थे तो वहाँ सामने कुछ ग्रामीण जो है आग ताप रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है जो कि संदेहास्पद है। तो भागे तो ये लोग भाग लिए। उसके बाद उन्हें निकाला गया। तब तक ये बात फैल चुकी थी कि यहाँ के भगत सिंह को फांसी हो गई 11 घंटे पहले। उसमें से वो टुकड़े निकाले, मालूम नहीं पूरे टुकड़े मिल भी ना पाए कि नहीं। उसके बाद वो टुकड़े निकाल के उनको जोड़ जाड़ के उसके बाद में उनका तर्पण कार्य हुआ। तो ड्रामा तो बाद में भी नहीं किया उसके। तो ड्रामा तो इतना सारा था उसकी जिंदगी में। और इतनी सी उम्र में 23 साल 5 महीने 26 दिन, एग्जैक्ट बता रहा हूँ। 23 साल का होने के 4 दिन बचे थे उसके जब वो मरे हैं। तो ड्रामा, और जिंदगी में ड्रामा रहा यार उनका। इतने किस्से उनके बारे में तो जब मैंने पढ़ा तो मैं तो हैरान रह गया। तो फिर मैंने किया, मतलब 94 में ये प्ले लिखा। और फिर 2001 में जो है ये एक डायरेक्टर हैं वहाँ के इंडस्ट्री के, राजकुमार संतोषी है ना, उन्होंने एक फिल्म लिखने के लिए मुझे बुलाया। द मैन ऑलवेज ट्राइड टू क्रिएट कंट्रोवर्सीज। उसे नहीं मालूम था कि सरदार कंट्रोवर्सी से बहुत ऊपर थे। उनका पूरा जो है इसी चीज़ में ध्यान था कि कैसे महात्मा गांधी ने इरविन पैक्ट जो साइन करने से इनकार कर दिया। पैक्ट साइन किया लेकिन भगत सिंह की माफ़ी के लिए माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। लेकिन चलो बहरहाल फिल्म तो बनाई, तो उनको दिया बहुत सारा माल उनको दिया। तो 2 बार जो है भगत सिंह जिंदा हुए मेरे जिंदगी में। और 94 में तो यार हम रज गए थे। मतलब आपके, हमने कहा भगत सिंह पढ़ा नहीं जा सकता, भगत सिंह को जिया जा सकता है। मैंने कहा जब तक वो उन्माद नहीं आएगा। इत्तेफाक से साला वो उन्माद हम लोगों में था। 94 में कितना कुछ हो रहा था। यहाँ बाबरी मस्जिद ढह रही है, यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर पंडित निकाले जा रहे हैं कश्मीर वैली से, यहाँ पर जल रहा था। 90 पूरा का पूरा जलता हुआ फेस था हिंदुस्तान का। ऐसा वैसा फेस नहीं था। ये फेस कम ही आता है। हम आरक्षण की आग भी उसी तो हम आपके में, तो हमें बहुत सारे कारण थे। और लेफ्ट ने, मैं इतनी घृणा करता हूँ लेफ्ट से, बहुत घृणा करता हूँ मैं लेफ्ट से, मतलब। लेकिन लेफ्ट एक ही काम करता है जो कोई समझता नहीं। कोई बदलाव नहीं आता जिंदगी में। लेफ्ट ने कोई बदलाव नहीं लाया, है ना, हिंदुस्तानी लेफ्ट ने। वहां पर नहीं, वहां पर तो आपके वो रात को दारू वोदका पी के आज भी चिल्लाते हैं कि हम रिवोल्यूशन को सस्टेन नहीं कर पाए, है ना, यूक्रेन में।
लेकिन हिंदुस्तानी लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, ये खाली बातचीत करने के अलावा और कुछ नहीं करता। एक चीज लेफ्ट ने मेरे साथ की और हर बंदे के साथ में करता है, जो पहचान नहीं पाते लोग बाग, लेफ्ट जो है आदमी को ताजा होना सिखा देता है। आप जो है मतलब खड़े होते हैं, आपके पास में पूरा का पूरा दिन बना होता है, कि मकसद होता है आपके पास में कि आपको ये करना, वो पिकेटिंग देनी है, जंतर मंतर पे जाना है, ये करना है, चिल्लाना है, गाने गाने हैं, स्ट्रीट थिएटर करना है, प्रोसीडियम थिएटर करना है, मैसेज पहुंचाना है। उससे होता कुछ नहीं है। क्रांति लाल बत्ती पे खड़े होकर बोलती कि मैं नहीं आ रही टाटा, आज नहीं आ रही, आई भी नहीं साली। लेकिन लेफ्ट विचारों का यज्ञोपवीत करता है, द्विज हो जाते हैं, हाँ पुनर्जन्म हो जाता है। तो वैसे ही हो गए थे हम, हाँ वैसे ही हो गए थे। उसमें ये होमाग्नि डाल दी इन्होंने आके। हमने कहा ये मतलब इसकी जिंदगी, इसमें क्या, इसकी तो विचार ही यार क्रांति विचारों से होती है, वो खुद बोलता था। तो मैंने कहा इसके तो विचार बड़े है, मतलब छुपे कहाँ थे अभी तक, कहाँ थे? कांग्रेस ने तो बिल्कुल खत्म करके रख दिया, इनकी रैलीज तक निकालने से इनकार कर दिया, लेकिन बंदा छुपने वाला था क्या? और दूसरी बात, पैदाइशी हीरो, राजगुरु का कथन है इनके बारे में, राजगुरु का बड़ा स्टेटमेंट है इनके बारे में कि साला लड़के हमारी तरफ देखते नहीं है, और ये 5 फुट 10 इंच का गोरा सा लौंडा, इसके ऊपर लड़कियों को, इसको लड़कियों से बचाते बचाते दम निकल जाती है। हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है उसका। खूबसूरत बंदा, मेघावी, और साला फ्यूचर देखने वाला, बॉस ये होने वाला है, ये होने वाला, गोरे चले जाएंगे, भूरे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हिंदुस्तान वैसे का वैसा रहा, वैसे का वैसा रहा। उसने कहा ये आजादी अगर हमें जिस तरह से मिल रही है, जिस तरह से मिल रही है, उस तरह से अगर मिल गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वही हुआ, आज की तारीख में भी वही हुआ। तो हम, और खास बात यह है कि यंगस्टर्स के बीच में, अरे जिंदा है बंदा वो, 2-3 किताबें हैं उसके बारे में, लेकिन जिंदा है बंदा वो। भगत सिंह मरा नहीं, क्योंकि भगत सिंह मरते नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। जी आप इसमें कुछ? नहीं, मैं यही कह रहा था कि जो पीयूष भाई बात कह रहे हैं उसी में आगे जोड़ते हुए कि दरअसल इस देश की विडंबना को मैं एक तरह से देखता हूं, जब हम इतिहास बताने के क्रम पे आते हैं। हम एक तरफ देखते हैं कि हम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग से ज़्यादा जानते हैं गांधी के बारे में, लेकिन इस देश में भगत सिंह से ज़्यादा प्रचार चे का किया गया वामपंथियों द्वारा और तमाम सारे लोगों द्वारा। चे एक यूथ सेलिब्रेटेड आइकन है, लेकिन भगत सिंह को हम उस आइकन के तौर पर नहीं रख पाए। दूसरा, नहीं रख पाने की वजह से जो सबसे बड़ी विफलता आई वो ये है कि हमने भगत सिंह को कभी भी विचारों में पैदा होने ही नहीं दिया। एक वो भगत सिंह जो मर नहीं सकता, उसको कभी विचारों में नहीं पैदा होने दिया। उसे स्क्रीन पे भी बस वही दबंग, वही पिस्तौल लेके चलने वाला, वही हत्या कर देने वाला, वही जवानी के जोश में भरा उमलता घुमलता हुआ दिमाग बना के रख दिया, है ना। भगत सिंह का दिल तो हमने दिखाया, लेकिन भगत सिंह के दिमाग के ऊपर हमने कभी बात नहीं की। ये देखिए कितने अफसोस की बात है कि भगत सिंह के नाम पे कितनी सारी संस्थाएं, कितनी सारी सेनाएं इस देश में हैं। कोई भी पार्टी ऑफिस ऐसा नहीं है जहां पे भगत सिंह को कैश कर लेने की तैयारी नहीं है, वो काम कोशिशें नहीं की गई हों। लेकिन भगत सिंह के वैचारिक पक्ष पे, भगत सिंह के दिमाग पे कभी कोई ध्यान नहीं देना चाहता, इसलिए क्योंकि लगता है इन सारे के सारे राजनीतिक प्रतिष्ठानों को कि जिस दिन भगत सिंह के विचार, जिस दिन भगत सिंह के दिमाग पे चर्चा शुरू हो जाएगी, इनकी अपनी जमीन हिलने लग जाएगी। मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोगों ने जब पिछली साल इसी 23 तारीख को भगत सिंह का जो ऐतिहासिक निबंध है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो लगाया, तो कई लोगों के कमेंट आए कि नहीं नहीं, ये आप भगत सिंह के नाम पे हमें किसी और के विचार पढ़वा रहे हैं, सरदार भगत सिंह तो ऐसा कह ही नहीं सकते थे। मतलब आदमी मानने को भी तैयार नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा था ये बात, ये बोल रहा हूं ना, कुछ लोग इतिहास से हम खाली लोगों को जानते हैं, इंटरप्रेट नहीं कर सकते। हमने प्ले में इंटरप्रेट किया है। प्ले में आपके हीरो भगत सिंह नहीं है, इकलौता पात्र जो कि फिक्टिशियस है, मार्कंडे त्रिवेदी, इकलौता पात्र जो कि इतिहास का हिस्सा ही नहीं है, कभी पैदा नहीं हुआ, वो है इसका हीरो। और वो कौन है? भगत सिंह का मतलब एंटी हीरो, वो बंदा जो ICS असहयोग आंदोलन में कूदा था, और जब गांधी जी ने वापस लिया था 21 में, तो अपने कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा, सरकारी स्कूलों ने लेने से इनकार कर दिया था इनको, तो मारा मारा फिरा था, तब क्रांति घुस गई थी उसकी, है ना। तो वो आज की तारीख में बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। 54 में जब बटुकेश्वर दत्त मरने वाले हैं, उसके बाद 94 में जबकि शिव वर्मा मरने वाले हैं, तब वो कानपुर तक आता है, वो बोलता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरी बीवी इतनी बड़ी सोशल वर्कर है, मेरे मर्सिडीज में आया हूं मैं, मेरे पास में ताम्र पत्र है स्वाधीनता संग्राम का, लेकिन मैं क्या करूं, वो साला रात को सपने में आता है मेरे लेने के लिए, हंसता है कि तू बोल, तू बन पाया क्या, है क्या स्वाधीनता दिलवाने में तेरा जरा सा भी योगदान है? मैं जानता हूं कि योगदान नहीं। ये इकलौता पात्र है मार्कंड त्रिवेदी, जो कि जो है मतलब इतिहास का हिस्सा नहीं है।
वो हीरो है इसका। और क्या बोल रहे हो आके, मतलब ऐसे लोगों को इंटरप्रेट करना चाहिए। मैं नास्तिक क्यों, ये सबने पढ़ लिया, और ये किसी ने देखा कि वो अपने जेब में भगवत गीता का गुटखा और विवेकानंद की जीवनी लेकर घूमता था। अब बतलाओ, ये कम्युनिस्टों ने अपने अपने वहां पर पांचों के सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और ये आजाद साहब के लगा रखे हैं, चिपका रखे हैं, कैश करवाया सब उन्होंने। ये सबसे गंदी कौम रही हिंदुस्तान में, कम्युनिस्टों से ज्यादा खराब कौम नहीं रही, कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। कांग्रेस खराब है, बीजेपी खराब है। अबे तुम्हें जब मौका मिला राज करने का, तुम्हें दिया था ना राज, तब तुम्हारे ज्योति बाबू बेचारे भागे थे यहां से कि वी हैव कमिटेड हिस्टोरिकल ब्लंडर। तब पोलित ब्यूरो ने कहा कि नहीं 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 नहीं, हम राज नहीं करेंगे। राज नहीं करो, कहां जाओगे तुम? लेफ्ट विल ऑलवेज बी लेफ्ट इन दिस कंट्री, क्योंकि इन लोगों ने क्रांति व्रांति कोई सपना नहीं देखा। एंड इवन मुद्रिपाद साहब वगैरह, बीटी रणदेवे वगैरह, वो चले गए, उनका जमाना चला गया। ये क्या देखेंगे यार, ये क्या देखेंगे? इन्होंने, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? थोड़ा सा आपके यहाँ जेएनयू पंगा हुआ तो वहां जाके पार्टिसिपेट कर दिया, यहाँ पंगा हुआ राम जसवंत, यहाँ जाके पार्टिसिपेट कर दिया, रैली निकाल ली। पहले किंग मेकर जरूर थे, सुरजीत साहब के टाइम, हाँ किंग मेकर जरूर थे कि हमारे उससे तुम पार्टी बना लो। अब क्या मतलब 1.5 लाख वोट आएंगे कुल मिलाकर। पीयूष मिश्रा जिस हिस्टोरिकल ब्लंडर का जिक्र कर रहे हैं वो 1996 का मामला है, जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी और उस गठजोड़ ने यह तय किया था कि चूंकि लेफ्ट पार्टी सबसे ज्यादा है तो ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ज्योति बसु इसके लिए तैयार थे, उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। लेकिन कॉमरेड प्रकाश करात ने, जिनके नेतृत्व में सीपीएम नई निचाइयों पे पहुंचा, उन्होंने कहा दिया कि ये तो बहुत रिविजनिस्ट अप्रोच है, और बाद में उन्हीं कॉमरेड प्रकाश करात के नेतृत्व में प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए बंगाली एकता के नाम पर सपोर्ट दिया गया, जिस पर प्रसूनजीत बोस ने पार्टी छोड़ी थी। एक चीज चूंकि आपने जिक्र किया, मुझे लोहिया का सारा झगड़ा मार्क्सिस्टों से इसी बात पे था इस देश के, कि जब तक आप अपने विचार में भारतीय विधान, भारतीयता लेकर नहीं आएंगे, आपका बहुत आयातित विचार है, ठीक है, आप मजदूर उन सब की बात कर, लेकिन जो आपने कहा कि वो नास्तिक भी कहते थे, लेकिन उन्हें गीता का सार या विवेकानंद की जीवनी से परहेज नहीं था, बहुत एकांगी नहीं था। हर चीज के लिए खुले थे, पढ़ते थे यार वो। मगर एक बात ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह की राजनीति अभी हो गई है, कि जैसे जिस तरह का वोट बैंक बना के राजनीति, क्या वो लेफ्ट के आइडियोलॉजी से कहीं भी मेल नहीं खाता? शायद वो वजह तो नहीं लगती आपको कि इस वजह से वो राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि जैसी राजनीति रीढ़ में दम नहीं है, रीढ़ की हड्डी में दम नहीं थी। राजनीति बना दी गई आजादी के बाद से, हाँ, तो पहले तो सक्रिय हो पा रहे थे, बंगाल था उनके पास में, केरला था उनके पास में, अब क्यों चला गया? था ना, दो बड़ी स्टेट्स थी। मैंने ये तय किया था, ये बहुत, हाँ, ये वापस उस पे रेल ट्रैक पे लाता हूँ। किस्सा बताइए, वो जो आप फैज वाला किस्सा और वो नज्म बता रहे थे। फैज वाले किस्से से पहले मैं इस बात को यहाँ पे वापस लेफ्ट से निकाल के भगत सिंह पे लाना चाहता हूं कि भगत सिंह के साथ जो संकट आज है, जो पीयूष भाई भी बता रहे हैं, वो संकट भगत सिंह के साथ हमेशा था। और यहीं से किस्सा एक मैं आपको बताता हूं कि आप देखिए कि गांधी की भी राजनीति में 50 अच्छाइयों के बावजूद जो एक संकट दिखाई देता है कि इधर माई वे और हाईवे वाला मोड था। पूरा का पूरा आप आज़ादी का आंदोलन देखें तो एक व्यक्ति और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घिरा, रचा, बसा, गढ़ा नजर आता है। 60 सालों में उसको करेक्ट करने की कोशिश कभी हुई नहीं। 60-65 सालों में गांधी की कितनी बड़ी नैतिक हार थी भगत सिंह की फांसी। गांधी किस तरह से पूरे आंदोलन को अपने पास रखना चाहते थे और भगत सिंह उसके बीच में। भगत सिंह केवल असेंबली में बम नहीं फेंक रहे थे, भगत सिंह उस गांधीवादी तरीके की राजनीति पे भी बम फेंक रहे थे कि देखो, यूथ को अपने तर्कों से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने बिंबों से चीजों को देखना होगा। इसमें आयु का कोई सरोकार नहीं है, इसमें पैदाइश का, इसमें पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। ये सोच कहीं से भी निकल सकती है और कोई भी समाजवादी हो सकता है। ये गुंजाइश ना तो आज की लेफ्ट पार्टीज और बाकी पार्टीज देना चाहती हैं जो भगत सिंह जैसा विचार होगा, और ना तब इसको दिया गया। भगत सिंह तब भी इसके लिए लड़े थे और अभी भी उनको लड़ना ही पड़ेगा। क्या आपको लगता नहीं कि गांधी अगर उनका साथ दे देते तो गांधी की जो आइडियोलॉजी थी उससे क्लैश कर जाता वो? नहीं, लेकिन गांधी अगर व्यक्ति के तौर पर भगत सिंह को बचाते तो गांधी की आइडियोलॉजी आगे ही बढ़ती ना, क्योंकि वो भी तो एक सरकार की हिंसा थी ना। मेरा बिल्कुल अलग मानना है इसके पीछे। गांधी बहुत महान आदमी था। भगत सिंह 1931 में तो आपके ही सरपास्ड एवरीबॉडीज पॉपुलैरिटी। गांधी, नेहरू, बोस सबसे आगे बढ़ गए थे 30 और 31 में तो भगत सिंह, क्योंकि वो बंदा बचने को तैयार नहीं था यार। क्या बात कर रहे हो? मैं पक्का उनके पिताजी अपील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, आप झगड़ा हो गया उनसे,
आपकी हिम्मत कैसे होगी कि आप आप मुझसे पूछे बिना अपील कर दी? अरे गांधी 5 बार, अगर इरविन पैक्ट में वो जिक्र भी कर देते भगत सिंह का कि बचा, वो कहते मैंने बचना नहीं है मेरे को, तुम हो कौन? मेरी जान पर मेरा हक है ना, मेरी मौत पर भी मेरा हक है, मैं मरूंगा, तुम हो कौन रोकने वाले? कर देते वो कुछ और, वो अगला बम फेंक देता। मुझे पक्का यकीन है अगर वो गांधी बचा लेते उसको, कहता थैंक यू, चलो को अगला बम फेंक देता। अब बोलो अब क्या करोगे? लेकिन गांधी का उस वक्त नैतिक दायित्व ये बनता था, अगर गांधी की जगह कोई और असहयोग कर रहा आदमी होता, कोई अहिंसा आंदोलन का आदमी होता, तो गांधी शायद एक असहयोग आंदोलन वहां पे खड़ा करते उस व्यक्ति को बचाने के लिए। गांधी को भी मानते, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने 20 फरवरी को इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में कॉल दी थी एक रैली की, जिसके लिए वॉयसराय ने गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि भाई कैसे भी करके सुभाष चंद्र बोस की इस मीटिंग को रुकवाइए, और मीटिंग केवल इसलिए थी कि भगत सिंह की फांसी रोकी जाए। विद इन कांग्रेस इसको लेके 2 भाव विचार थे, जिसमें एक बड़ा हिस्सा ये चाहता था कि भगत सिंह की फांसी रोकी जाए। बहुत बड़ा इतना बढ़िया युवा है, इतना बढ़िया। तो पंडित नेहरू, बोस सब चाहते थे, लेकिन इतिहास के पन्नों को देखकर लगता है कि गांधी चाहते थे कि कांग्रेस का अधिवेशन भगत सिंह की मौत के बाद हो, भगत सिंह की फांसी होती है वो कुछ भी हो, मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा लगता है। भगत सिंह सेंट्रिक जो हमें रखना, सारी फांसी और उसके पीछे एक बंदा बहुत बुरी तरीके से उग्र था, वो था खुद भगत सिंह। उसकी फांसी रोकी नहीं जा सकती थी। उसका साफ कहना था कि मर के भैया, अरे लोगों ने, उन्हें लग रहा था कि उनकी मौत से ज्यादा बड़ा मैसेज जाएगा। उनके चेन्नई ऊंचाई पे आ चुका हूं, जिंदा रहते हुए नहीं जा सकता हूं, ये उनके अंतिम शब्द हैं कि जहां पे मैं एलिवेट हो गया हूं, जिस ऊंचाई पे मुझे लोगों ने वहां पहुंचा दिया है कि मैं फांसी पे चढ़ के चलूंगा, वो अब और बाकी जिंदा नहीं जा सकता, तो मेरा क्या करूंगा जिंदा रह के? और दूसरा, उसका नाम ऐसा, वहां पर चेन्नई तक में माओ ने, उनको नहीं मालूम था कि सिंह जो है आपके वो है सरनेम होता है, भगत सिंह अय्यर करके नाम रख दिया बच्चों का, भगत सिंह अय्यर। बताओ यार, मतलब वो इतना क्रेज था उसका। मैं लिखने के लिए गया बेंगलोर, मैंने कहा जानते हो भगत सिंह को? वो इंटर्न्स थे तो साफ करने वाले, कहने लगे हाँ क्यों नहीं जानते। तो मतलब वो छोटा मोटा चीज नहीं था, और बावजूद इसके सारा लिटरेचर दबा दिया गया उसके। कांग्रेस ने क्या नहीं किया उसके साथ में, क्या नहीं करने की कोशिश की है उसके साथ में, कि मतलब महात्मा गांधी मेरे हिसाब से व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ा आदमी था, है ना। और अगर ये क्लैश हुआ ना, इसी से मेरे ख्याल से दोनों बड़े बने। ये क्लैश होना जरूरी था यार, आइडियोलॉजी का क्लैश। अगर हम लोग गीत पे लौटें जी, पास 2 लाइनों में बताते हैं भगत सिंह के कंट्रीब्यूशन पे। उनकी बहुत छोटी कविता है, 2 कविताएं हैं, एक 23 मार्च भी है, लेकिन उसके पहले भगत सिंह के लिए एक कविता उनकी छोटी सी है कि भगत सिंह ने पहली बार पंजाब को जंगलीपन, पहलवानी व जहालत से बुद्धिवाद की ओर मोड़ा था। जिस दिन फांसी दी गई, उनकी कोठरी में लेनिन की किताब मिली, जिसका एक पन्ना मुड़ा हुआ था। पंजाब की जवानी को उसके आखिरी दिन से इस मुड़े पन्ने से बढ़ना है आगे, चलना है आगे। और हमें भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है। इससे पहले कि मैं पीयूष मिश्रा पे लौटूं, मैं इस किताब का कवर, ये इनका नाटक है, 1994 में लिखा आया। 94 में, अभी ये राजकमल प्रकाशन छाप रहा है इसको, तो ये इसका सब कवर वगैरह सब चेंज हो जाएगा। बाजियो, और ये पीयूष मिश्रा की तस्वीर दिखाई है, ग्वालियर में जन्म, चित्रकला, मूर्तिकला, सितार में भी था। सितार भी बजाते थे आप? बजाया था यार, कभी किया तो बहुत सारा था, बहुत सारी चीजें थी। और जिस साल मैं पैदा हुआ उस साल पीयूष भाई एनएसडी में आए थे, 1983 जी। अभी इतना बूढ़ा क्यों, ये बताने की क्या जरूरत थी? ये कवर पे लिखा हुआ है। मृणाल सेन, श्याम बेनेगल, मणिरत्नम, कुंदन शाह और तिग्मांशु धूलिया के साथ सिनेमा और टीवी का अनुभव। आई थी किताब पहले, मतलब बहुत पहले की किताब है ये, पुराना वो। हाँ, तो ये तब वो बहुत पहले का इतिहास, बहुत प्रकाशन का। और ये किताब अब जल्दी राजकमल प्रकाशन से आ रही है नए कलेवर के साथ। तो पीयूष भाई, हम लोग कोई गीत इसका, बड़ा ये इनके हमने क्या किया था, जैसे ये बिल्कुल ही ओरिजिनल गीत है। अब इसमें जिक्र नहीं है, भगत सिंह का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन साइमन कमीशन जब आया था तो मैंने सोचा कि यार ये क्या, इसके लफ्ज क्या हो सकते हैं जिसमें भगत सिंह का कहीं जिक्र नहीं आए, खाली उनके जज्बे का जिक्र आए। वक्त के पन्नों की रफ्तार का आलम क्या पूछो, सरकार भागते रहते हर बार गली बाजार छोड़कर। वक्त के पन्नों की रफ्तार का आलम क्या पूछो, सरकार भागते रहते हो हर बार गली बाजार छोड़कर। साथ में लेकर चलते हैं वो बीती उथल पुथल की मार, बला से रुके चले कोई भी कारोबार छोड़कर। साथ में लेकर चलते हैं वो बीती उथल पुथल की मार, बला से रुके चले कोई भी कारोबार छोड़कर।
थाम लेते हैं वो तो सभी लगामें घड़ी घड़ी की, रोक लेते हैं वो तो चढ़ी उठाने बड़ी बड़ी भी। और जो आया कोई खौफनाक तूफानी नाला, थपक के सुला देते हैं लहरें बड़ी चढ़ी सी। उन्हें तो कहाँ हुआ है भूले बिसरे मौसम रुत से प्यार, वो तो बस चलते जाते पतझड़ और बहार छोड़कर। वक्त के पन्नों की रफ्तार का हाल क्या पूछो सरकार, भागते रहते हो हर बार गली बाजार छोड़कर। ये इसमें खाली उनके जज्बे का जिक्र है, खाली उनके जज्बे का जिक्र है, इसमें कोई इतिहास का जिक्र नहीं है। कैसे रहे होंगे वो लोग, बावड़े अजीब से हंसोड़ यार, कितना हंसते थे वो लोग। अरे वो हंसी हंसी में ऐसी हरकत कर जाया करते थे साले। और देखो इसमें फिलॉसफी कैसे लिखी गई है। एक बार ये इनको मिलते थे 4 आने चवन्नी डेली अलाउंस सबको, है ना। तो भगत सिंह और सुखदेव वो 4 आने लिया करते थे, एक वक्त का लंच स्किप किया करते थे और जाके साले ये नहीं जब ये हाँ ये एक्सप्रेस के दिनों में, तो ये जो है एक वक्त का लंच स्किप किया करते थे और जाकर साले ये इनके चार्ली चैपलिन और ग्रेटा गार्बो के बड़े दीवाने थे ये लोग। तो उनको कहा करते थे पंडित आधार 4 फुट का नौटंकीबाज, कि साले उसको देख के तो क्रांति करेगा, बड़ी चिढ़ थी उन्हें। तो ये जाके वो करा करते थे, तो वो देखा करते थे। तो एक अच्छा दारू अलाउड नहीं थी, पंडित जी तो बहुत ही सख्त आदमी थे। राजगुरु बाबू पी के आ गए एक दिन, है ना, और पी के आगे पार्टी ऑफिस में, और एक जो है सामने बहुत ही नहाती हुई लड़की का उनने कैलेंडर था वो लगा दिया राजगुरु ने, है ना। तो आजाद आए तो उनने देखा साला हिम्मत कैसे होगी किसी की कि पार्टी ऑफिस में ये कैलेंडर लगा दे, उन्होंने उतारा, उन्हें फाड़ फूड़ के फेंक दिए। तो राजगुरु आए, भनक गए, मेरा कैलेंडर किसने फाड़ा। तो वो आए सामने, मैंने फाड़ा, तेरी ऐसी की तैसी, तू क्रांति कर ले, इसमें घुस जा। तो बोलते हैं यार अनपढ़ आदमी था राजगुरु, जोकर आदमी था। उन्होंने कहा कि अच्छा तो आप कैलेंडर फाड़ दोगे। उन्होंने कहा फाड़ दूंगा। फाड़ दिया ना मैंने। तो ना आपको सुंदरता से क्या प्रॉब्लम है, आप हर सुंदर चीज फाड़ दोगे। उन्होंने कहा फाड़ दूंगा साले। तो उन्होंने कहा पंडित जी मतलब आई कैन ट्राई है कि आप आजादी की कल्पना करते हो खूबसूरत से प्यार, खूबसूरत से नफरत करके। आजादी बहुत हसीन होगी यार, जब आएगी तो बदसूरत नहीं होगी। उसके मुंह से निकला, क्या बात थी साला, आजादी की आप कल्पना करते हो, बदसूरत आजादी की। और ये साला ये हीरो था यार, ये 5 फुट 10 इंच का बंदा था ये भगत सिंह। उसके बारे में डिटेल लिखी नहीं गई। सुना खाने की भी बड़े शौकीन थे वो। एक बार ऐसा हुआ कि शायद उन लोग जब ये लोग इकट्ठे थे तो खाना बहुत अच्छा नहीं था, तो उन्होंने साथ में खाना नहीं खाया, सिर्फ नाटक किया कि लखनऊ के नवाब कैसे खाते थे, और थोड़ा थोड़ा उसमें से लुकमा उठा के हल्का हल्का खाया, फिर उठ के गए और हाथ धोया कि लखनऊ के नवाब ऐसे हाथ धोया करते थे, और वो खाना छुआ नहीं। लोग समझ गए कि उनको ये खाना पसंद नहीं आ रहा, तो आज ये लखनऊ के नवाबों की नजाकत की एक्टिंग कर रहे हैं। 10 इंच का बंदा यार, गोरे रंग का, है ना। राजगुरु का अपने बारे में कहना, कि सब इतिहास में लिखा है, उसका अपने बारे में कहना कि साला एक तो ये शक्ल है टिंडे सी, है ना, कहीं से कट्टे हैं कहीं से फटे। लड़की हमको लाइन नहीं मारती। दूसरा ये है साला इसको लड़कियों से बचाते बचाते दम निकल जाती है। ये फैक्ट है, ये सब फैक्ट है। क्रांति यार बासी मिजाज में नहीं होती। वो बंदा क्या मैगजीनी के बारे में बात करता था, इटालियन क्रांति के बारे में, कि मतलब मैगजीनी आपके मतलब वो थक के हार चुका था, सारे साथी मर चुके थे उसकी प्रेमिका के एक खत ने उसको इतना साहस दे दिया कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो सुखदेव ने बड़ा गंदा इल्जाम लगाया था इस पर। जब ये बम फेंकने जा रहे थे तो 2 अदर पर्सन से सेलेक्टेड, भगत सिंह नहीं सेलेक्ट हुआ था, शुरू में नहीं था। तो वो लड़की वाला जो इल्जाम लगा, सुखदेव ने बड़ा सही था गलत था उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लगाया था इल्जाम। तो उन्होंने कहा अब मैं जाऊंगा, अब मैं ही जाऊंगा और मैं ही जाऊंगा। आजाद इनको छोड़ने के तैयार नहीं थे। उसके बाद में गया था उन्होंने कहा आपको क्या दिक्कत क्या है, तेरे को दिक्कत क्या है। सुखदेव से बोला क्या दिक्कत है तेरे को, लड़की अगर है जिंदगी में किसी की, मेरी में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, अगर है तो क्या दिक्कत है। लड़की आज पराधीन भारत है, ये भी बोला था। वो तो पराधीन भारत है, अभी जो है लड़की को गले लगाने का टाइम नहीं। वरना मैं तो प्यार में इतना बिलीव करता हूं कि अगर अगला जन्म होता है तो अगला पूरा जन्म मैं अपनी प्रेमिका की बाहों में बिताना चाहूंगा। लेकिन अभी जो है आपके पंगा है, अभी अरे वो देना किताब देना था, अभी जो है इसका टाइम नहीं, इसका जो है टाइम नहीं। ये मैंने पराधीन भारत में भगत सिंह करके सुनाऊं आपको मैं। जी। पराधीन भारत में भगत सिंह। तब तक आप लोग मुझे वो सैंडर्स और फैज वाला किस्सा है वो बता दीजिए। तो जब ये सैंडर्स को गोली चली तो गोली चलने की आवाज़ हुई और बगल में हॉस्टल था, हॉस्टल पे एक स्टूडेंट जो है
वो अपना कुछ रिवीजन का काम कर रहा था। तो जब गोली चलने की आवाज़ हुई तो उसने झांक के देखा कि भाई गोली कहाँ चली। एक कौतूहल भी होता है और एक घटना भी हो रही है। गोली तब इतनी आम चीज़ नहीं थी कि हर बारात में 500 गोलियां बजा करती थी। गोली चलती थी तो गोली चलती थी। तो तब वो स्थिति नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि एक साइकिल पे जो है ये दो लोग जो है भागते हुए जा रहे हैं, और ये जो देखने वाले जनाब थे ये उर्दू के सबसे मशहूर शायर आगे चल के बोले फैज़ अहमद फैज़ साहब। तो हाँ, फैज साहब ने उस वक्त एक शेर भी कहा था कि जब इनको शहादत हासिल हुई भगत सिंह साहब को, तो उन्होंने बोला था कि बहुत शानदार शेर है कि जिस धज से कोई मख्तल में गया, जिस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये उनके लिए जिनको बहुत उर्दू समझ में नहीं आती, धज और मक्तल का मतलब थोड़ा खोल दीजिए। सज धज, धज मतलब वही कि सज धज, और मख्तल मतलब कत्लगाह, जहाँ इंसान कत्ल होता हो, या इस यहाँ पे सूली से मतलब है उसका कि जिस धज से, यानी जिस सज धज से, जिस शान से कोई मख्तल में गया यानी सूली पे चढ़ा, वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं है। और मेरे ख्याल से ये शेर आज भी बहुत रिलेवेंट है, आज भी बहुत। फैज़ के लिए कितना मुश्किल रहा होगा एक पराधीन भारत में इस सच को अपने दिल में दबाए रखना, और उससे भी मुश्किल उस डर के साथ जीना जो हमेशा साया बन के आज़ादी तक उनके साथ रहा होगा कि अगर अंग्रेज़ों को पता चल गया कि ये लड़का देख रहा था, चश्मदीद था और इसने कुछ नहीं कहा। इसने ये भी थे, आप बता रहे थे। आगे जो है आगे का, हाँ आगे जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी पार्ट 2 में इन्वॉल्व थे, बम एक्सपर्ट थे, वो केमिस्ट्री विद्यार्थी थे, बम एक्सपर्ट थे। जब ये सब चले गए थे ना, उसके बाद में भगत सिंह भी जा चुके थे। उसके बाद में लाहौर कॉन्स्पिरेसी पार्ट 2 में, जिसमें कि ये हजरत यशपाल बोलते हैं अपने आप को कि मैंने करा था, और वाइसराय की ट्रेन पर मैंने बदमाश बदतमीजी साला है, इतने ट्रेटर्स पैदा किए उस मूवमेंट ने, बहुत ट्रेटर्स पैदा किए। इनके मरने के बाद में आपके वो एकदम से मतलब फिजल आउट हो गया, क्योंकि इनके मरने के एक महीना पहले जा चुके थे आज़ाद, पंडित आज़ाद। तो वो बिल्कुल दंड था, मतलब आपको मेरुदंड था वो उनके मरने के। आज़ाद, हाँ, पढ़ा लिखा नहीं था, गंवार था, लेकिन वो आपके गुरिल्ला युद्ध में, वॉरफेयर में उनसे क्या था कि एक बार वहां पर मीटिंग हुई फिरोजशाह कोटला में, सारे क्रांतिकारी मैदान, कहाँ, पुराने किले में, कोटला मैदान में। तो उसमें बंगाल के, अच्छा बंगाली अपने आप को, कोई बंगाली तो नहीं है यहाँ पर, बंगाली अपने आप को पैदाइशी को समझते हैं कि या तो हम हैं साले बंगाली समझते हैं, या तो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर, या हैं हम सुभाष चंद्र बोस, है ना, या हम रसगुल्ले, वो पैदाइशी हक समझते हैं, कुछ सत्यजीत रे भी समझते हैं, कुछ रे बाबू समझते हैं। हाँ, तो वो क्या बंगाली, अच्छा मेरे दोस्त भी हैं साले बंगाली मैं सीआर पार्क में रहता हूँ, माफी सईद भाई। तो वो वहां पर पंडित आजाद तो आए नहीं थे, सब लोग आए थे। तो उनसे उन्होंने कहा कि वो अच्छा, वहां पर उनको सेनापति डिक्लेयर कर दिया गया। तो बंगाल के ही थे वो हजरत, वो बाद में ट्रेडर बना, बनर्जी पता नहीं क्या था उसका नाम, तो बाद में उसने गवाही दी इनके खिलाफ। तो उन्होंने पूछा कि बहुत बढ़िया बढ़िया सेनानी है यहाँ पर, वो पंडित आज़ाद तो आई भी नहीं है मीटिंग में, तो वही आपके सेनापति क्यों? तो मेरे ख्याल से शिव वर्मा बोले थे कि जो है वो सर वो आते नहीं हैं न, क्यों? तो वो क्यों एक्सप्रेस के प्रधानमंत्री क्यों? तो कहने लगे कि वो मैंने गलती से पूछ लिया, इसमें मैंने जिक्र किया उसमें कि वो दंड लगा रहे थे, तो मैंने पूछ लिया कि सर आप नहीं जाओगे वहाँ पर? तो उन्हें पहली गलती कर रहे हो कि मुझसे कसरत करते हुए मुझसे बात कर रहे हो, है ना। अभी 200 नहीं पहुंचा, मैं 200 पहुंचूंगा फिर जवाब दूंगा। दूसरी गलती कर रहे हो, पार्टी गतिविधियों की जानकारी रखते, वरना मालूम हो जाता कि मैं पटना जा रहा हूँ और जो मीटिंग में पहुंच नहीं पाऊंगा, नाउ गेट आउट। इससे आगे बात ही नहीं करते थे। और मैं कहाँ हूँ ये उनके अलावा शायद उनका साया भी नहीं जानता था कि वो कहाँ पर है। वो तो पता नहीं कैसे वहाँ पर खबर पहुँच गई कि ये इलाहाबाद में बैठे, उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। मेरे पास मैंने बहुत छानबीन की है, मेरे पास में सबूत भी है कि कौन था इसके पीछे। कौन था यार? नाम भूल रहा हूँ उसका मैं। बलभद्र तिवारी? बलभद्र तो था ही था, इसके अलावा एक और भी बंदा था मैं इसका, हाँ। लेकिन बहरहाल 1 महीना पहले जा चुके थे ये, और इसकी ये भी मरने वाला ही था। तो उसके बाद में वो मूवमेंट पूरा का पूरा कांग्रेस ने ले लिया अपने पास में। ये सब तो बकवास करते, यशपाल ने बकवास की कि मैंने बाद में बम फेंका और ये किया और वो किया। उनकी पत्नी बोला करती थी बाद में, जब सिंहावलोकन वगैरह छप चुका था, बाद में बोला करती थी कि हमारे पति ने को तो कुछ फेलिसिटेट नहीं किया गया, स्वाधीनता उत्सव मन गए, पारितोषिक मांगा जा रहा था। तो बहरहाल ये जो सिंहावलोकन लिखा है, ये भी जो है, मैं इतने झूठ हैं इसमें कुछ कहने के। कविता का जिक्र कर रहे थे, हाँ, ये भगत सिंह पर, एक पराधीन भारत में भगत सिंह, ये था आबो हवा जहर है, चारों तरफ कहर। आबो हवा जहर है, ये अपनी महबूबा से बोल रहे हैं कि आबो हवा जहर है, चारों तरफ कहर है,
आलम नहीं है ऐसा कि इश्क कर सकूं मैं। आबो हवा जहर है, चारों तरफ कहर है। आलम नहीं है ऐसा कि इश्क कर सकूं मैं तुझ पर मर तो जाता, पर क्या करूं मेरी जान, हालात ऐसे ना है कि तुझ पे मर सकूं। ये खून भीगी होली, ये सर कटी बैसाखी, ऐसे में तेरी चुनरी क्या सूंघ पाऊंगा मैं। ये खून भीगी होली, ये सर कटी बैसाखी, ऐसे में तेरी चुनरी क्या सूंघ पाऊंगा मैं। ये मांग उजला टीका, ये सुन बैठी ममता, ऐसे में तेरे कंगन क्या चूम पाऊंगा मैं। ईसा की ले गवाही, गौतम की ले गवाही, हजरत कबीर नानक के मन की ले गवाही, मीरा कसम है मुझको, राधा कसम है मुझको, है दूसरा जन्म तो लेना जन्म है मुझको। उस दूसरे जन्म में सिंदूर लाऊंगा मैं, तेरी कसम की डोला तेरा उठाऊंगा मैं। दिस वॉज हिज थिंकिंग, जो कि मैंने पोइट्री के रूप में डालने की कोशिश की। ये जज्बा था उनका, ये जज्बा था उनका। क्या सब लोग, और बड़े पागल लोग थे यार, बहुत पागल लोग थे वो। राजगुरु मतलब हिंदी फिल्मों में पहले कॉमेडियन आया करते थे ना, एक कॉमेडियन का होना बड़ा, महमूद वगैरह। वो बंदा मतलब जाति तौर पर कॉमेडियन था। क्या कॉमेडियन कि मैं मरूंगा इसमें जिद, ये क्यों जाएगा, मैं जाऊंगा। आजाद ने कहा वहां असेंबली में जाने के लिए पकड़े जाओगे बेटा, उसके बाद में पुलिस बहुत मारेगी, और वहां पर इसको इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि इसकी अंग्रेजी अच्छी है, तो वहां पर वर्ल्ड प्रेस बैठी होगी, तो जवाब अंग्रेजी में देना पड़ेगा। और अंगूठा छापता, उन्होंने कहा सीख लूंगा। उन्होंने कहा ऐसे नहीं सीखी जाती। पंडित पागल हो जाया करते थे, कहां से आ गया साला। संस्कृत पढ़े हुए थे राजगुरु। संस्कृत भी वो बचपन वाली संस्कृत है ना। हाँ वो यार कमा, उन्होंने समझा के भेजा था, सब कांड वांड हो चुका था वो। अच्छा बच गया था वो, पकड़न जाता, अच्छा बच गया था वो पूना। उन्होंने पंडित जी ने कहा कि तू पूना भाग जा, अब तू बिल्कुल बचा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है ना। और किसी को बोलना मत कि तूने सांडस को मारा है, पहले इसने मारा था। तो वहां जाके आधे पूरे शहर को बतला दिया कि मैंने मारा सांडस को, ये पिस्टल देखो, पिस्टल दिखा दी साले ने। वहां पर हॉकी का मैच देखते हुए पहुंच जाता था, हॉकी मैच है, हाँ चलेंगे ना, हम चलेंगे, जाके वहां पकड़ा गया साला। ऐसा था बंदा। आधे शहर को बता दिया मैंने मारा। को पिस्तौल दिखा दी यार उसने कि ये पिस्तौल देखो ना, तुम यकीन नहीं करोगे, ये पिस्तौल देखो। और मरने की जल्दी थी साले को, मरने की जल्दी थी। मतलब मैं मरूंगा पहले, मतलब उससे कंपटीशन था इससे, भगत सिंह से। ये क्यों जाएगा, क्यों मरेगा पहले, मैं मरूंगा पहले। और लास्ट में भी आपका इकलौता वो बंदा था जो कि लगातार जुटा रहा इसके साथ में, कि जो है मतलब सुखदेव, तो उसमें सुखदेव के ऊपर तो थोड़ा सा इल्जाम जाता है कि भूख हड़ताल में वो टूट गए थे एक टाइम में। भैया उन्होंने कहा था कि इससे फायदा क्या, भूख हड़ताल से हासिल क्या होगा, तो टूट गए थे, तोड़ दी थी भूख हड़ताल। ये तो फणींद्रनाथ बनर्जी जिसका मैंने जिक्र किया कि गद्दारी में जिसका नाम है, उसको जो है शिव वर्मा ने, अच्छा वहां पर जब पकड़े गए तो बड़ा मजेदार किस्सा है कि अच्छा ये पिकनिक मनाने जाया करते अदालत में, कोर्ट में बेसिकली। अब मार दो ना, बात खत्म हो गई, टाइम के ले रहे हो, क्या तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो। और भगत सिंह कहता था कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अब मरना नहीं, अभी से बहुत सारी बातें कहनी है, इसीलिए दूरदर्शन था। ट्रायल के दौरान बोलना है, अभी बोलना है, बहुत सारी बातें बोलनी है। वो समझाता है इनको, अभी भाई टाइम नहीं हुआ, अब कल मरेंगे ना, इस तरह की बातें होती थी। तो वहां पर ये ऐसे से पंगे लिया करते थे। शिव वर्मा को उन्होंने, पंडित आजाद और भगवती चरण वोहरा, ये दो बचे हुए थे झांसी में, वो उनका खास ठिया था मोर्चा आजाद का। तो शिव वर्मा आए पूरा कॉन्स्पिरेसी करके आया रात को कि कल फणींद्रनाथ बनर्जी की गवाही है, वो टेडर था साला। तो उनने, शिव वर्मा ने पूछा क्यों भाई तू बोल, हमने बम बनाया? उन्होंने कहा हाँ बनाया। तू नहीं बनाया? उन्होंने कहा तूने, मैं नहीं बनाया। तू ना पटाखा तक बना सकता है ना, तेरी औकात ये है। ये अदालत में चल रहा है। हाँ मैं चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो ताव खा गया। उन्होंने कहा आज वो यतीन्द्रनाथ दास जिसने बम बना सिखाया था इनको, वो मर गए थे, इकलौता बंदा जतिन बाघा, हाँ जो मरा था जेल में। तो उन्होंने कहा दादा जिंदा नहीं है, अगर होते तो बोलते कि मैंने सबसे ज्यादा काम मैंने किया था बम बनाने में। तू क्या कैसे बनाते, तू बता मेरे को, एक बता दे तरीका। उन्होंने कहा देखो इतना सोडियम लो, इतना पोटेशियम लो, इतना गिलास भरो, ये करो है और बनाओ। पूरी प्रेस बैठी हुई सामने, वो लिख रही। अगले दिन पूरे हिंदुस्तान में रेसिपी छपी हुई थी, बम ऐसे बनाए जाते हैं, सबको पता चल गया, पूरे इंडिया को, पूरा हिंदुस्तान ने। अब तक तो आजाद बोले, अब तक तो कुटीर उद्योग लग चुका हुआ, जिनको नहीं आता वो उनको मालूम हो गया होगा। ऐसी ऐसी हरकतें करते थे यार, मरने जा रहे थे साले, मरने जा रहे थे। शर्तिया मौत थी। और मौत मतलब उन्होंने कहा मार दो, बचना नहीं है। बच गए तो फिर इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाएगी हमारी, अगर बच गए तो इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाएगी। जो माएँ मेरा नाम रखेंगी भगत सिंह, वो माएँ
मुकर जाएंगी। बहुत ही अलग किस्म की महत्वाकांक्षा थी। बहुत ही साथ और इसको देखिए, बहुत मतलब फैज क्योंकि भगत सिंह से इंस्पायर भी बहुत होते हैं। फैज की कविताओं में वो भाव दिखाई देती है इन युवाओं की। वो जब लिखते हैं कि शाम से रात की तरफ और फिर सुबह के इंतजार में जो पूरा समय जैसे चलता है, फैज उस रात को सेलिब्रेट करते हैं केवल इन्हीं युवा क्रांतिकारियों की वजह से। वो कहते हैं कि गुल हुई जाती है अब सुरदा सुलगती हुई शाम, धुल के निकलेगी भी चश्मा महताब से रात, और मुश्ताक निगाहों की सुनी जाएगी, और उन हाथों से मस होंगे ये तरसे हुए हाथ। और फिर आगे उसको और सेलिब्रेट करते हैं कि उनका आंचल है कि रुखसार के पैराहन है, कुछ तो है जिससे हुई जाती है चिलमन रंगी, जाने उन जुल्फों की मौहूम घनी छाँव में टिमटिमाता है वो आवेजा भी तक के नहीं। आज फिर हुस्न दिलारा की वही धज होगी, वही खाबिदा सी आंखें, वही काजल की लकीर, रंग रुखसार पे हल्का सा वो गाजे का गुबार, संदली हाथों पे धुंधली सी धना की तहरीर। तो ये जो पूरा है, और फिर आगे राजगुरु जिस हसीन आजादी की बात कर रहे हैं, जिस जिन हसीनाओं ये जो पूरा पोस्टर फाड़ देना हो, ये सारा जो, और आगे वो कह भी ये बात भी कह रहे हैं कि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो ये सारी इमेजेस, ये वही उन्हीं क्रांतिकारियों का जीवन है जिसको शायद शायर भी जीने की, समझने की, समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम इतने सुंदर तरीके से इस नाटक में कोई ऐसा गीत जो इनके खिलंदड़पन, इनका जो एक उन्मत्त वो था, उसको सेलिब्रेट करता हो, या उसके इर्द गिर्द कोई प्रसंग हो या कोई गीत हो? प्रसंग तो है, प्रसंग इसका बहुत सारे हैं, जी प्रसंग तो गीत कोई हो उसके इर्द गिर्द? गीत मतलब ये इनका जो ट्रेडमार्क था भाई, 1900 ये जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 19 में हुआ था ना। तो 19 में ये, उसके बाद ही वो पगड़ी समाज जट्टा वाला, अरे पगड़ी लाहौर के समाज, डीएवी कॉलेज, अरे ये तो बड़ा जबरदस्त था। ये तो बड़ा जबरदस्त था। पगड़ी समाल जट्टा ये था ना, पगड़ी समाल जट्टा। ये भी हमने सारी जो है पहली 2 लाइनें इनकी ली थी, बॉस लोगों की, बिस्मिल साहब की, ओम प्रकाश जी की। बाकी अपने लिखकर इनको ओढ़ दिया था कि बॉस हम भी तुम्हारे कदमों पर चल रहे हैं। पगड़ी संभाल जट्टा उड़ी चली जाए रे, पगड़ी की गांठ पे कोई हाथ ना लगाए रे। पगड़ी संभाल जट्टा उड़ी चली जाए रे, पगड़ी की गांठ पे कोई हाथ ना लगाए रे। अरे मोड़ दे हवा के रुख को जो वो आड़े आए रे, रोक दे उमड़ती रुत को आंख जो दिखाए रे। सरकटी उम्मीदों के पल याद में सजाए रे, खून से सनी मिट्टी को भूल तो न जाए रे। और देख देती है वो कसमें अब मचा दे हाय रे, फिर भले ही सारी पगड़ी खून में नहाए रे। पगड़ी संभाल जट्टा उड़ी चली जाए रे, पगड़ी की गांठ पे कोई हाथ न लगाए रे। बैसाखी का प्रसंग, बैसाखी मस्त नाच दे मस्त नाच दे भंगड़ा जट्टा आई बैसाखी, बैलों के चरखशों की आवाज खोल दे, अरे गला फाड़ के बोले सोने हाल बोल दे। मस्त नाच दे भंगड़ा जट्टा आई बैसाखी, खड़ी फसल के खेतों का अंबार खोल दे, अरे गगन बोल दे धरती और पाताल बोल दे। मस्त नाच दे भंगड़ा। ये सब जो है यार, हमें कैसे लिख गया, मुझे आज लगता है कि मतलब किसी ने लिखवाए हैं यार। मैं इन चीज़ों पर बड़ा बिलीव करता हूँ कि मतलब मुझे लगा कि शायद किसी ने, मैं तो ईश्वर पर बहुत ईश्वरवादी हूँ, कि मुझे टास्क दे के भेजा गया था कि यार भगत सिंह साहब पर लिखना और उन्हें ज़माने के सामने, पर्टिकुलरली नौजवानों के सामने लाने की कोशिश करना। मैंने तो यार कैसे लिखा मुझे मालूम, उस वक्त हो जाया करता था, मतलब बहुत जल्दी हो गया था एप्ली, 1-1.5 महीने के अंदर ये गीतों समेत पूरा। हाँ, ये तो गीत तो यार मैं ऐसे लिखा करता था, मतलब आपके जब लिखा करता था साथ में कंपोज होते रहते थे, तो मैं ऐसे ही लिख दिया करता था, ऐसे ही, मतलब देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट। कैसे था, कैसे शायद मुझे टास्क दिया गया था, जज्बा था, ये कुछ टास्क दिया गया था। तेरा जुर्म नहीं है शामिल घर मेरी बर्बादी में, फिर ये आंखें भीग रही हैं क्यों मेरे अफसाने से। ये वो मसला है। ये भगत सिंह नहीं हो सकता है, जिम्मेदारी हो आप तो ईश्वर की तरफ ही देखना आवश्यक नहीं है। भगत सिंह भी हो सकता है कि भाई शायद उन्होंने सबको
हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि यार मेरे बारे में गलत गलत सूचना है उसके बारे में। एक्चुअली पंगा ये तकलीफ इस बात की होती है, गलत सूचना है और हर तरफ है। हर तरफ है। मतलब सही भगत सिंह, अब ये प्ले भी अब कहीं जाकर जो ये इतिहास बोध प्रकाशन ने छापा है, तो इनका जिद है कि हम एलिट फेस्टिवल में भेजते नहीं है, तो ये बिखरा ही नहीं हिंदुस्तान में, जनता तक नहीं पहुंचा। हाँ, तो अभी जो है संभवतया ये जब राजकमल छापेगा तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, तो मैं तो चाहता हूँ कि पहुंचे, हर जगह पहुंचे। अभी लोगों को मालूम ही नहीं कि प्ले ये बार बार हम लोग विचारों के उस वक्त के, उस दौर के 1931 के और आज के दौर की बात कर रहे हैं। नाटक में भी वही पन्ना खुला हुआ है, जस्सर फरोशी की तमन्ना, और इसका एक हिस्सा आपने गुलाल में भी इस्तेमाल किया है। वो शायद मेरे ख्याल से वो भी नाटक से ही आया था। हाँ हाँ, तो कि MTV वाला और ये वाला अटका कहाँ है? मतलब हम आप बात कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी की बात कर रहे हैं, भूल जाए कैमरा है कुछ है, तो मुझे कई बार बहुत कंट्रोल करने पड़ रहा है कि मैं बोलते बोलते भावुक ना हो जाऊं। आपको कई कंट्रोल करना पड़ रहा है, इतना उद्दाम प्रवाह है उस आदमी के जिक्र भर से। सही बात है। सही पंगा ये हुआ है कि जनरेशन ने 1947 की जो जनरेशन थी उसको कुछ मालूम था भगत सिंह के बारे में, है ना। हमने जो वहां से संप्रेषित नहीं हुआ इस तरफ, बीच में जो 70 साल की जनरेशन थी ना, इसको कुछ दिया नहीं गया। अब मैं जब लिख रहा हूं, कोई भी रिसर्च करके आप जो है रिसर्च करके आप कोई इतिहास को दोहरा नहीं सकते। आपको भगत सिंह कैसे रहे होंगे ये बात बहुत जरूरी है। ऐसे थे तो मैं आई एम एन एथिस्ट, इस पर यकीन करना पड़ेगा आपको। लेकिन वो जेब में करतार सिंह सराभा की फोटो, भगवत गीता और विवेकानंद की जीवनी लेकर चलते थे और बोलते थे कि मैं नास्तिक क्यों हूं। ये भी दोनों ही चीजें उन्होंने की हैं। तो कैसे रहे होंगे इस पर स्ट्रेस जब आप देते हैं, तो फिक्शन जब आता है उसमें कि ऐसे रहे होंगे, फिक्शन जब आता है तो फिक्शन से ही आपके मतलब कुछ रूप बनता है आदमी का। जोर लगाना पड़ता है कि बस कैसे रहे होंगे, हमने तो मान लिया ऐसे थे। अब भगत सिंह के बारे में आप बोलो कि भाई वो तो साम्यवादी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके सोशलिस्ट टर्म जोड़ा इसमें, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में, वो तो सोशलिस्ट एसोसिएशन हो गई वो। तो इससे ये काफी नहीं है। अरे वो दूध ये रसगुल्ला पसंद करते थे, ये लिखो ना, उससे मालूम पड़ेगा ह्यूमन बीइंग कैसा था, मानवीय कैसा था। सुखदेव को भुट्टे बड़े पसंद थे, ये लिखो ना, ये लिखो। और लड़कियों के बारे में छेड़छाड़ करते थे यार, आपस में क्यों नहीं करते थे साले। हमारे यहाँ तो मतलब अजीब सी क्रांति। सुभाष चंद्र बोस पर एक सीरियल बना था बहुत पहले, मैं तब पढ़ रहा था, उसमें एक तरल पदार्थ पीते हुए दिखा दिया गया था उनको, जो कि विस्की थी इल्जाम के तौर पर। अरे वो सीरियल रोक दिया यार लोगों ने, गवर्नमेंट ने सीरियल रोक दिया। वो साहब तो क्रांतिकारी थे, वो पी नहीं सकते। हाँ, पी नहीं सकते साला, सेक्स नहीं कर सकते, सिगरेट नहीं पी सकते, दारू नहीं पी सकते। भाई तुम हो कौन बे? जैसे देवता भी सामान्य प्रसव से पैदा नहीं होते हैं, हाँ, है ना। कोई हाथी के सपने से आता है, कोई खीर से पैदा होता है ना, कोई घास से बन जाता है। ह्यूमन बीइंग थे यार, तारा टूट के गिरता है। तो ये संकट है कि हमारे जितने भी कोई खीर से, कोई यज्ञ की अग्नि से। अरे लौंडे थे यार। कल यार 17 साल के लोग, जब काकोरी कांड हुआ था तब आजाद साहब के 18 साल के थे। 18 साल के लौंडे कहते हैं हम, उनके दूध के दांत ही टूटे होते। काकोरी केस में सबसे छोटे थे ये। 1925 में कांड हुआ था, काकोरी स्टेशन लूटा गया था, काकोरी स्टेशन पर जो सामान लूटा गया था, उस वक्त 18 साल के थे। और दो ही बंदे बच्चे थे, आजाद तो कोई पकड़ नहीं पाया उनको आज तक, और एक और कोई बंदा था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो ये नहीं, वो सब फांसी पे चल गए थे। अच्छा, जो बच गए थे, हाँ, वो लाहिड़ी और आपके ये सब तो फांसी पे चल गए थे। तो ये ह्यूमन बीइंग थे यार, और लौंडे थे। लौंडे मतलब इनको लौंडा कह सकते हैं। जिन कहानियों में हम लोग की रुचि हो सकती थी, जैसे हम लोग बचपन में अशफाक की कहानी पढ़ा करते थे, सुना करते थे कि एक कंदील जला दी उनकी अम्मी ने, कहा कि अच्छा तुम बनना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, इस कंदील की लौ से हाथ नहीं हटाना है। और उन्होंने नहीं हटाया, हाथ जलने लगा, फफोले फूट गए, मांस के चटकने की आवाज आनी शुरू हो गई, और तब माँ ने लपक करके आंचल से उस हाथ को बांध दिया कि नहीं, अगर तू इतना कमिटेड है, अगर तेरी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, इतना तू दीवाना है देश के लिए, तो तू जा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि तू जाए और टूट के वापस आ जाए। हम लोग काकोरी का उन पर शक भी किया, बिस्मिल ने किस पे शक किया? अशफाक पे, कि वो सही मंशा से काम करेंगे नहीं करेंगे, इस पे हल्का सा उन्होंने शक भी किया। फिर बिस्मिल के दोस्त के भाई थे ये, तो बिस्मिल ने फिर उसका थोड़ा सा उनको वेटेज देते हुए हम लोग जी से जो आप कह रहे थे वो नास्तिक वाली बात जो हो रही थी कि ये गीता भी रखते थे पास में अपने विवेकानंद के। एक चीज़ उन्होंने हमेशा ताज्जुब किया एक बात पे, जब अशफाकुल्लाह खां को उनका जिक्र, कि बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां जब फांसी चढ़े थे तो एक ने कुरान पकड़ा था और एक ने गीता।
तो हमेशा इस चीज पर भगत सिंह ने तजुब किया कि जब देश के लिए जा रहे थे तो देश की बात सोचते, ये कुरान और गीता क्यों, ये इस चीज पे हमेशा उन्होंने एक सवाल किया। तो ये कहीं कहीं दिखाता है कि उनकी पर्सनैलिटी। कितना ये और एक और वो मतलब में चढ़ गया। अभी एक और मिस्ट्री हो गई, मतलब इंटरप्रिटेशन की इस आदमी को कितनी जरूरत है कि मतलब एक तरफ बोलता है मैं नास्तिक क्यों हूं, फिर वो भगवत गीता रखता है, फिर कहते हैं कि यार इन दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। उस पर लगातार अशफाकुल्लाह खां और बिस्मिल की इस कदम पे कि वो फांसी चढ़ने जा रहे हैं बाद में नहीं, कि क्यों कि बाल कटवा लिए। साइमन कमीशन जब आया तो भागने के चक्कर में कटवाए थे बाल, या मेरे ख्याल से भागने के चक्कर में कटवाए थे, है ना। मैं कम्युनिस्ट हूं, है, अब मरे तो आपके मतलब जूला था। मैं जात पात को नहीं मानता, मरे तो जूला था। पगड़ियों के रंग लगातार बदल रहे हैं। हाँ नहीं बाकायदा जूला था। आखिरी जो उनकी चित्र मिलता है उसमें ही सिख। वो पर्सनालिटी कन्फ्लिक्ट, मतलब विचारों का कन्फ्लिक्ट खुद अंदर भी था उनके। इसलिए भी आप देखिए जब लास्ट मोमेंट पे उनसे कहा गया ना कि आप वाहेगुरु को याद कर लो, तो उन्होंने वाहेगुरु को इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा मैं हमेशा इनसे लड़ता रहा कि तुमने ऐसी दुनिया, आखिरी वक्त में क्या याद करूं, हमेशा मैं इनसे मैंने ये बुराई की कि तुमने ऐसी दुनिया बनाई क्यों। तो कहीं पे उनको इस चीज का यकीन था कि किसी ने दुनिया बनाई है, कोई है। तो अथीस्ट होने के साथ साथ एक वो भी था कि कोई ऐसा, हाँ कोई है। पीयूष भाई, काकोरी का जिक्र हो रहा था, ये नाटक का वो पन्ना खुला है जब काकोरी का प्रसंग है, सरफरोशी की तमन्ना गीत है। पहले गीत सुनेंगे और फिर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा नाटक का भी वो फ्लेवर आए, एक संवाद। पहले ये गीत, इसमें आगे इसके ठीक बाद काकोरी पहले चार लाइनें हैं इनकी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख फांसी का ये फंदा खौफ से है कांपता, देख फांसी का ये फंदा खौफ से है कांपता, उफ की जल्लादों की हालत भी बड़ी मुश्किल में है, उफ की जल्लादों की हालत भी बड़ी मुश्किल में है, कि नर्म स्याही से लिखे शेरों की बातें चुक गई, नर्म स्याही से लिखे शेरों की बातें चुक गई, एक नई बारूद से लिखी गजल महफिल में है, एक नई बारूद से लिखी गजल महफिल में है। तो ये आंख से टपकी लहू की बूंद को ले हाथ में, सर कटा दे ऐ वतन बस यही हसरत दिल में है, कि जिंदगी के रास्तों पे खूब यारो चलिए, अब जरा देखें छुपा क्या मौत की मंजिल में है। ये थे ये लोग। और ये देखो इसमें जो है, हाँ ये सब, हाँ लाइन इतनी ज्यादा लंबी लिखी हुई नहीं हाँ पहले दो उनकी हैं, सर की हैं। ये देखो सर जब आए थे ये, जैसे ये शुरू होता है वहां से जो उनके खत लिख कर गए थे अपने पिताजी को कि शादी करने वाले थे ये, तो खत सबको मालूम है वो, नमस्ते पिताजी, नमस्ते पिताजी, नमस्ते पूज्य पिताजी, नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी है हिंद के उसूल के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा सा था तो दादाजी ने मुझे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान कर दिया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे, आपका ताबेदार। स्पॉट पूरा फेड इन होता है, भगत सिंह की शक्ल साफ होती है, बिस्मिल की आवाज सुनाई देती है, भगत सिंह। आसपास अंधेरे में बैठे लोगों की शक्लें नहीं दिख रही हैं, उनके आकार नजर आ रहे हैं। कोने में बूले पर छोटा सा स्पॉट चमक रहा है, बिस्मिल। अंधेरे में क्यों आना चाहते हो एचआरएम? भगत, जिस वजह से आप लोग हैं। बिस्मिल, अपनी वजह बतलाओ। भगत, वजह सबकी एक है, मुल्क की आज़ादी। बिस्मिल, कैसे मिलेगी? भगत, लड़ना पड़ेगा। बिस्मिल, अच्छा अंधेरे में 3-4 अंग्रेज छोकरों को इनको पीटने को लड़ना कहते हो? भगत, वो शुरुआत थी और शुरुआत भी कभी कभी होती है। अशफाकुल्लाह खान की आवाज़ गूंजती है, लड़ तो पिछले 100 साल से रहे हैं, अभी तक तो मिली नहीं आज़ादी। भगत, शायद लड़ने के तरीके में गलती रह गई। हल्की सी हंसी फैलती है। अशफाक, मुस्कुराहट भरा स्वर, और उस गलती को तुम ठीक करने आए हो। भगत, क्यों नहीं आ सकता, हमेशा कोई ना कोई पहले आता रहा है। बिस्मिल, शादी में शहीद होने से बचकर भागे वो बरखुरदार। फिर हंसी की लहर फैलती है। भगत मुस्कुराता है, शहीद वहां भी होना है तो कम से कम महबूबा तो पसंद की हो। इस बार एक हल्का सा ठाका आता है। अशफाक, जवानी में मौत और महबूबा में कोई फर्क नहीं दिखता जब तक कि वो सामने ना आ जाए।
भगत, मैं दोनों का सामना एक ही तरह से करने को तैयार हूं। बिस्मिल, बहुत तकलीफ होती है मरने में बरखुरदार। भगत, आपको कैसे मालूम, आप कोई मरे हैं क्या? एक सन्नाटा। बिस्मिल असहज होकर पहलू बदलते हैं। मौत के बारे में जितना मुझे मालूम है उतना ही आपको भी हिसाब बराबर हुआ। बिस्मिल, थोड़े असहज होकर, इस कमरे में बैठा हर शख्स कभी ना कभी थोड़ा बहुत मरा है, उनके जिस्म के घाव इस बात के सबूत हैं। भगत, वो बोलना शुरू करता है, दिस इज ए स्पीच। जिस्म पर लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते जनाब, ताकत कहीं और से आती है। खून बहाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात यह है कि जिस्म से टपकी हुई एक बूंद खून आने वाली नस्ल के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है, हंसते हंसते उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना हिम्मत का काम जरूर है, मगर समझदारी का नहीं। वक्त और मौका तय किए बगैर अपनी जान गंवाना बेवकूफ़ी है। हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के 100 साल के इतिहास में शायद यही कमी रह गई। सारे खामोश सुन रहे हैं। बाकी जहां तक आज़ादी का सवाल है तो मैं बतला दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आज़ादी की जरूरत नहीं है, ज़रूरी यह है कि आज़ादी हमें कैसे मिलती है। और कहीं अगर ये हमें गलत तरीके से मिल गई तो मुझे कहने में हिचक नहीं कि आज से 70 साल बाद भी हालात ऐसे कैसे रहेंगे। गोरे चले जाएंगे, भूल आ जाएंगे, कालाबाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सर उठा के नाचेगी, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब, और धर्म, जाति और जुबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसको बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। एकदम सन्नाटा है, एक लंबी चुप्पी, फिर बिस्मिल उठते हैं, भगत के पास जाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, स्वागत है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में स्वागत है। और एकदम से प्रकाश आता है। कोने में अब भी बूढ़े पर स्पॉट बरकरार है, उसके चेहरे पर स्मृतियों की तरल मुस्कुराहट। बिस्मिल, मेरा नाम राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक, मैं अशफाकुल्ला खान। बिस्मिल, ये रोशन, मुकुंदलाल, लाहिड़ी, मनमथनाथ, राम दुलारे, जोगेश, प्रेम कृष्ण, भूपिंदर, ये शेवर्मा है। इसका बदन देखते हो, इसे HRA की दिया सलाई कहते हैं। एक ठाका पड़ता है, ये जयदेव कपूर, इसे कुश्ती में हराना पड़ेगा। और वो है HRA का खास बंगाली, बटुकेश्वर दत्त मुस्कुराते हैं तरल आंखों से, ही वॉज अलाइव। भालवाशी, बिस्मिल, पूछ रहा है कैसे हो। भगत विनम्रता से, बेहतर। बिस्मिल, जानते हो बंगाली और हनुमान जी में क्या फर्क होता है। भगत विनम्रता से हंसता है, जी क्या होता है। बिस्मिल, कोई फर्क नहीं होता। दोनों को जब तक इनकी ताकत का एहसास नहीं कराया जाएगा तब तक ये बूटी लाने के लिए उठेंगे नहीं, और एक बार उठ गए तो साले ये बूटी छोड़ के पूरा पहाड़ उठा लाएंगे। एक जबरदस्त ठाका पड़ता है। अरे हाँ, हनुमान जी के नाम पर याद आया, ये पंडित कहाँ गया। और सारे स्टेज की रोशनी कम होती है। पीछे पूरे बड़े साइक्लोरामा पर सिलुएट में एक आदमी का लंबा चौड़ा आकार दंड पेलता हुआ दिखाई देता है, उसकी जनेऊ उसके गले में झूल रही है। बिस्मिल की आवाज गूंजती है, ये भूत है HRA का। सब मुस्कुराते हैं। जंजीर और जिंदगी इसको आज तक नहीं बांध पाई और शायद ना ही कभी बांध पाएगी। पंडित आवाज लगाते हैं, आकार आओ, दंड लगाता रहता है। बिस्मिल, भगत सिंह से मिलेगा। आकार, कसरत के वक्त नहीं, एक हल्की हंसी। भगत, नाम क्या है इनका। रोशनी जाती है। अपने स्पॉट पर खड़े बूढ़े दत्त ने एक जबरदस्त ठाका लगाया है तरल आंखों के साथ। दत्त ऊंचे स्वर में, पंडित चंद्रशेखर आजाद। 23 मार्च वो तारीख है जब शहादत हुई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की। पाश की ये कविता है 23 मार्च, इसका पाठ करेंगे रेहान जी। उसकी शहादत के बाद बाकी लोग किसी दृश्य की तरह बचे। ताजा ताजा मुदी पलकें देश में सिमटती जा रही झांकी की, देश सारा बच रहा बाकी। उसके चले जाने के बाद, उसकी शहादत के बाद, अपने भीतर खुलती खिड़की में लोगों की आवाजें जम गईं। उसकी शहादत के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी के लोगों ने अपने चेहरे से आंसू नहीं, नाक पोंछी, गला साफ कर बोलते ही जाने की मशक की। उससे संबंधित अपनी उस शहादत के बाद लोगों के घरों में उनके तकियों में छिपे हुए कपड़े की महक की तरह बिखर गया। शहीद होने की घड़ी में वो अकेला था, ईश्वर की तरह, लेकिन ईश्वर की तरह वो निस्तेज न था। लेकिन ईश्वर की तरह वो निस्तेज न था। पाश वाकई उस जज्बे के साथ थे, भगत सिंह के जज्बे के साथ, जो उन्होंने कोशिश किया उसकी पूरी लौ जलाने की पंजाब में। और उनको भी मतलब जिस तरह से शहीद होना पड़ा वो काफ़ी हद तक
मतलब एक जो हम शुरू में कह रहे थे ना कि वो जज्बा क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं पैदा हो रहा है, लेकिन वो कोशिश तो हुई। मुझे लगता है ये जनरेशन जो है ना, मैं अभी बोल कर आ रहा हूँ, जहाँ मैं कम से कम 32-35 कॉलेज में गया हूँ अभी 3 साल में। मैंने जब गुलाल लिखी थी, गुलाल के गाने जब लिखे थे, तो मुझे यकीन था कि ये साले सबसे पहले कॉलेज के वालों के सर से निकलेंगे, और साला बचते ही वहां पर हैं। कॉलेज से ही निकल रहा है। हाँ, मतलब उनके सर से निकल जाएंगे, बाउंस हो जाएंगे, उन्हीं ने पकड़ के रखा है। लेकिन वो जिंदा ही आरंभ प्रचंड अभी तक वहीं बचता है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, वही गाते हैं वो। ये जनरेशन बड़ी कंफ्यूज्ड है और सॉर्टेड भी है, अजीब से सॉर्टेड है कि हमें ये करना है। कंफ्यूज इस चक्कर में है कि या तो तुम हमें गुलाल दो, वरना हम जाएंगे सीधे ग्रैंड मस्जिद देखने के लिए। बहुत क्लियर है, हम पॉइंट देखेंगे या हमें संभालो। हमारी गलती है कि हम कुछ दे नहीं पा रहे। मैं बार बार सोचता हूं कि मेरे से ऊपर वाली जनरेशन ने मुझे भगत सिंह नहीं दिया, मैंने खोजा है भगत सिंह। ये सारा भगत सिंह के बारे में जो कुछ लिखा है, ये मेरे दिमाग की उपज है कि भगत सिंह ऐसे रहे होंगे। मुझे भगत सिंह दिया गया पाठ्य पुस्तकों में 8वीं क्लास में। उसने सैंडर्स को मारा था, वो टेररिस्ट जैसा था, वो भेष बदल के लाहौर से भागा। अरे इसके आगे भी तो है भगत सिंह, कहां फंसे हो यार? इंसान भगत सिंह है। तो वो मैंने खोजा है। अपनी आने वाले जनरेशन को मैं ये देना चाहता हूं कि बॉस ये देखो, ये है, इसको आगे बढ़ाओ। हो सकता है कल कोई और बंदा आए, जितना मैंने लिखा है भगत सिंह के बारे में, वो भगत सिंह से वो उतना उसको एक्सटेंड कर जाए। शुरू में जो बात बोली थी कि हमारे देश में भगत सिंह से ज्यादा शे को प्रमोट किया गया। लेकिन एक चीज आप देखिए, आज जो तमाम चल रहा है पूरी दुनिया में, जैसे ग्लोबलाइजेशन का पूरा एक प्रोसेस जो चल रहा है, शे ने भी यही कहा था। अगर आप देखें, वो ग्लोबलाइजेशन के पूरी तरह खिलाफ था। तो ऐसा तो नहीं कि वक्त जो है वो अपने आप को उन्हीं धाराओं के, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कोई ये नहीं कि चे नहीं, सही बात, छह भी उतने हैं, और मतलब शानदार है, लेकिन कोई दो राय नहीं। लेकिन ये एक हिंदुस्तानी फितूर भी है कि जब तक पश्चिम में सिगरेट पी जाती है, पराई पत्री का गुड़ ज्यादा पसंद आता है। सिगरेट पी जाती है इसलिए सिगरेट अच्छी चीज है, पश्चिम में पान नहीं खाया जाता इसलिए पान बुरी चीज है। बड़ा मसला ये सही बात है, सही बात है। मतलब अपने घर की मुर्गी दाल बराबर। साला भगत सिंह, अरे यार सब देख लो, कमाल पाशा, मेजिनी, आपके कौन है कमांडर चे, फिदल कास्ट्रो, बतलाओ ना। इस उम्र में सब बहुत क्रांतिकारी रहे, इस उम्र में कौन रहा है साला? इस उम्र में इतना बोलकर कौन मरा है यार? दुनिया का इतिहास बता दो। और जैसे ही कुछ बने वैसे कम्युनिस्टों ने तो एकदम से दबो, अरे हमारे बंदे हैं, अंदर ले गए, पार्टी ऑफिस में लगा दिया, फोटो लगा दिया। अरे क्यों लगा रहे हो? काम कर रहे हो उनके जैसा कुछ। अब आप ये देखिए कि दिल्ली, आप भारत के बिंब देखिए। मजबूरी तो नहीं है कि जिस तरह की राजनीति चल रही है, जो है, अगर कम्युनिस्ट चाहे भी तो अपने आप को साफ तरीके से सामने ले आने की मजबूरी नहीं है। आप मैं ये कह रहा हूं कि आप भारत में बिंब देखिए। भगत सिंह आपको कैसे दिखते हैं? आपको किसी हरियाणा के टैक्सी स्टैंड की या पंजाब के टैक्सी स्टैंड की इंडिका में या इंडिगो में या स्विफ्ट डिजायर में पीछे एक भगत सिंह बना हुआ मिलेगा। आपको अमृतसर में हरमंदिर साहब के सामने जो पोस्टर है उसमें पिस्तौल लिए और मूंछ पे ताव देते हुए भगत सिंह मिलेगा, है ना? भगत सिंह की भी इमेज उस तरह से रखी गई है। भगत सिंह को आपने ठीक उस लौंडे की तरह बना दिया है जिसके बाप को चौराहे पे किसी और आदमी ने गाली दिया है और उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई है। उसने घर से पिस्तौल निकाली है और जाके गाली देने वाले के सीने में धाए 3 गोली उतार दी है। इससे ज्यादा आपने भगत सिंह को कुछ बनने नहीं दिया, क्योंकि आपकी हुकूमतें सन 47 से खतरे में थी भगत सिंह से। भगत सिंह अगर सन 47 के बाद बनना जारी रहता तो देश में वो सब कुछ करना पड़ता जो 70 सालों में नहीं हुआ। जो हुआ वो हुआ, लेकिन जो नहीं हुआ वो करना पड़ता। जिसको करने से बचते रहे वो करना पड़ता। इसलिए आपने डेलिबरेटली भगत सिंह को कमजोर रखा। भगत सिंह के आइकन को कभी, जो आप पीयूष भाई कह रहे हैं कि कितनी सारी कहानियां, कितनी सारी चीजें जो उस इंसान के बारे में निकल के आनी चाहिए थी, हमारे युवाओं को लगना चाहिए था। आप कितने प्यार से बताते हैं कि अभिमन्यु पेट में चक्रव्यूह भेदन सीख के आया और 14 साल की उम्र में लड़ाई कर रहा था। आप सबको बहुत प्यार से बताते हैं कि भरत जो है वो शेर के दांत गिनता था। आप सबको बहुत प्यार से बताते हैं कि भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम के चल गए और चंद्रशेखर आजाद ने आखिरी गोली खुद अपने अंदर उतार ली। आप कभी नहीं बताते हैं कि वो किन पृष्ठभूमियों में थे, किन वजहों से भरत अपने बाप से अलग दांत गिन रहा था, किन वजहों से अलग अभिमन्यु वहां पे लड़ाई कर रहा था, किन वजहों से अलग। मैथोलॉजी को लीजिए या रियल स्टोरीज को लीजिए, आप कैसे एडिट कर देते हैं डिटेल्स को।
और आप कैसे अपने मतलब की चीजें बेच के बच्चों को उनको थिएटर रोबोट बना दें। ये देखिए, और नहीं, आप ठीक राजनीति का जिक्र ले आए। आज एक बड़े व्यक्ति का जन्मदिन है, लोहिया। मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, मुझे 2 लोगों की बधाई दिखी लोहिया पे। शिवपाल यादव राम मनोहर लोहिया के जन्मदिन की बधाई दे रहे थे प्रदेश वासियों को, और योगी आदित्यनाथ। अब देखिए, जो लोहिया पूरी जिंदगी वंशवाद से लड़ता रहा और वंशवाद को चुनौती देने के लिए किसी सुरक्षित सीट के बजाय 1962 में फूलपुर से जाके चुनाव लड़ता है कि मुझे लोकसभा में नहीं जाना है, मुझे नेहरू के प्रभुत्व को, इसकी नीतियों को चुनौती देनी है, तो वो फूलपुर से चुनाव लड़ता है। और ये तारीख में भी दर्ज है और चुनाव आयोग के आंकड़ों में कि जिन जिन बूथों पर लोहिया ने प्रचार किया, वहां वहां पंडित नेहरू चुनाव हारे। ये 1962 की बात है। तो एक वो आदमी, और फिर जो लोहिया का सचिव था, जो बाद में छोटा लोहिया कहलाया और जिसकी पहचान अब लखनऊ का एक बड़ा पार्क पर है, जनेश्वर मिश्र, वो जब अखिलेश यादव का नामांकन करवाने जाते हैं कन्नौज में, तो कैसे बचाव करते हैं अखिलेश यादव का। जब मीडिया सवाल पूछता है कि जिन लोहिया का नाम ढोड़ो के मुलायम सिंह ने राजनीतिक कद हासिल किया, वो वंशवाद के विरोधी थे और अब उनके बेटे का दाखिला कर रहे हैं, तो लोहिया का सचिव छोटा लोहिया कहता है जुमलेबाजी, ये संघर्ष का वंशवाद है। संघर्ष का वंशवाद है। पहले बेटा आया, फिर बहू आए, फिर भाई आए, और सब पार्टियों में यही है। सब वंशवाद के खिलाफ लड़ती रही, कांग्रेस के खिलाफ, और सब आखिरी में वही लाके वही भगत सिंह का हल कर दिया। जिसको जैसा सूट कर रहा है, अकाली दल को कैसा पटका सूट कर रहा है, भगत सिंह को वो बना दिया। पंजाब में सरदार डेलिबरेटली जोड़ा था, सरदार भगत सिंह। बाहर आते आते वो सरदार हट जाता है, लेकिन जो विचार की बात है, जो बात की बात है, वो आवेश की बात है, वो उसको कोई नहीं पोसना चाहता। और आखिरी में हमारे हाथ में सिर्फ एक वो जुमला बचता है कि भगत सिंह सब चाहते हैं लेकिन पड़ोसी के घर में, और ये कह के हम बड़ी कुरूप सी हंसी हंस देते हैं। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। ये इसमें देखो, एक ये किसी ने नहीं बतलाया कि महात्मा गांधी का बड़ा जबरदस्त अरे फॉलोअर, मतलब महात्मा गांधी को भगवान मानता था वो। 21 के पहले असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो उसमें ये भगवान मानते थे। ये लाहौर नेशनल कॉलेज की डिबेट है, देखो भगवानों से थी ना तो उसकी ये डिबेट है 1921 में। आपके सुखदेव, अरे ये येलो पैम्फलेट पढ़ा है किसी ने? मार्कंड है वो बंदा, है येलो पैम्फलेट। ये क्या है भगवती भाई? कुछ नहीं यार, सान्याल बाबू ने पुराने बिखरे हुए क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बनाई है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका टारगेट है आजाद भारत। उसका कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर्चे पर छपा है उसको कहा जा रहा है येलो पर्चा या पीला पर्चा, येलो पैम्फलेट। मार्कंड, वेरी गुड। यानी आजादी मिली नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन पहले बन गया। सुखदेव, क्यों नहीं बन सकता? अगर शादी नहीं की तो क्या घर में सेहरा भी छपा कर ना रखें? सारे हंसते हैं। मार्कंड बोलता है यार, लेकिन मुझे तो इन ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। कभी होम रूल सोसाइटी, तो कभी गदर पार्टी, और अभी एचआरए। इससे होने जाना क्या है? भगत। तो और किससे होने जाना है? मार्कंड, यार भगत तू मान ना मान, ये कांग्रेस पिछले 30 साल से टिकी तो हुई है। भगत सिंह, टिकी हुई है क्योंकि वो सिर्फ टिके रहना चाहती है। मार्कंड, ऐसा नहीं है, वो काम भी करना चाहती है। सिर्फ इस नॉन कॉपरेशन वाली बात को छोड़ दे। भगत सिंह, नॉन कॉपरेशन वाली बात ही करते हैं ना। मार्कंड, अब वहां थोड़ी दिक्कत होगी। सुखदेव, दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि तू भी उसका शिकार रहा है, क्योंकि इस कमरे में बैठे 25 लोग भी उसके मारे रहे हैं। मार्कंड, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना यार। भगत भाई, पाया क्या पाया? मार्कंड, ठीक, कुछ नहीं पाया, लेकिन इसमें भी जनता का दोष। भगत भाई, क्या दोष है? मार्कंड, भगत भाई, उस मूवमेंट की कुछ शर्तें थी, वो तोड़ी गई, उस बंदे ने मूवमेंट वापस ले लिए। भगत सिंह, भगवती भाई, हाँ, चौरी चौरा की पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई, 25 लोग मारे गए, भीड़ ने थाने में आग लगा दी, पुलिस वाले जलकर मर गए, बदले में लोगों का दोष बतलाते हुए मूवमेंट वापस ले लिया गया। मार्कंड, तो थाने में आग लगाने की क्या जरूरत थी? सुखदेव, तो उसके दरवाजे पर मत्था टेक के आगे बढ़ जाते। क्या कांग्रेसी साहित्य पढ़ गया है मार्कंड त्रिवेदी? मार्कंड, फिजूल इल्जाम मत लगाओ, मैं भी उस मूवमेंट में कूदा था तुम लोगों के साथ। सुखदेव, हाँ, बाप ICS, बेटे के पास करने के लिए कुछ नहीं, तो सोचा थोड़ा एडवेंचर ही कर ले। मार्कंड, तहजीब से बात कर सुखदेव, अपनी अपनी राय रखने का सबको हक है। मैं आज भी बोल रहा हूं कि इस गांधी नाम के बंदे में कुछ बात तो है। भगत खामोशी से बोलता है, बोला शुरू करता है, हाँ बात तो है। मुल्क के 12-12, 13-13 साल के मासूम बच्चे जिस इंसान के लिए इस कच्ची उम्र में सड़कों पर आ सकते हैं, उसमें बात तो होगी। क्या जोश था सब में? आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने कहा है इन गोरों की पढ़ाई नहीं चाहिए, स्कूल छोड़ दो। बस्ते नालों में फेंक कर बच्चे तैयार, कॉपी पेंसिल किताबों में आग लगाकर बच्चे तैयार। अपने छोटे छोटे हाथों से पर्चे बांटे थे, तख्तियां उठाई थी। फिर एक दिन अचानक ही सुबह सुबह मालूम पड़ता है कि आंदोलन वापस ले लिया गया। बच्चे मुंह बाएं ताक रहे हैं आसमान की तरफ। सरकारी स्कूलों का गेट उनके लिए बंद, सरकारी कॉलेजों में उनका दाखिला मुमकिन नहीं। कहां जाएं, क्या करें, किससे फरियाद करें? कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं।
याद है तुझे वो दिन मारकंड अचकचाते हुए? हाँ याद है, मगर फिर भी मैं इतना परेशान नहीं हुआ था। सुखदेव परेशान नहीं हुआ था? अरे साले कुत्तों समान बिलबिलाते हुए आया था अनारकली के होटल पे कि अब क्या करूंगा, बाप जान से मार देगा, पढ़ाई कैसे जारी होगी। मारकंड तू तहजीब से बात कर सुखदेव। सुखदेव चूकने ढीली हो गई थी। इस कमरे के कम से कम 15 लड़के होंगे वहां पर उस दिन। गनीमत बना कि वक्त रहते लाला लाजपत राय ने ये नेशनल कॉलेज हम जैसों के लिए खुलवा दिया, वरना हाथ में कटोरा लेकर दर की ठोकरें खा रहा होता। मारकंड गर्म होकर, अरे दर की ठोकरें खाए मेरी जूती, 50 को तो अपने घर में नौकरी दे सकता हूं, चाहिए किसी को? सुखदेव बोतल तोड़ के उठता है, साले नौकरी देगा हमको? आईसीएस की औलाद, एडवेंचर के लिए क्रांति करते हो, ऊपर से मजाक उड़ाते हो दोनों दूसरों की भावनाओं का। चौरी चौरा के सिपाहियों को मरना तुझे याद है? उनका नहीं जो उनकी गोली से मारे गए। 3 साल पहले हुए जलियांवाला कांड को तू भूल गया? उन 1500 लोगों को तो इसलिए याद नहीं रखेगा क्योंकि उसमें तेरा बाप, तेरी भाई या तेरी बहन नहीं थे। मारकंड दिस इज टू मच भगवती भाई। भगत बड़बड़ाता है, नथिंग इज टू मच, नथिंग इज टू मच। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं मिस्टर गांधी कि इस मुल्क के बच्चों के लिए क्या रास्ता छोड़ा है आपने उसकी आंखें के लिए? दिस वॉज ही, यू कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। भगत सिंह कांट बी डिस्क्राइब, फीलिंग, खाली ये जज्बा नहीं आएगा तो आप भगत सिंह को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जज्बे का ही दूसरा नाम था। आप लिख लो साले के बारे में, ये क्या पाठ्य पुस्तकों में लिखा है और बकवास करते रहते लोग बाग। आज मैं आया हूं वहां से, उनके ग्रैंडसन को बुला रखा था, कुलदीप सिंह के बेटे को। हाँ वो हो गया, बस उस परिवार को छोड़ देना चाहिए, उस परिवार को बख्श देना चाहिए। एक ही भगत सिंह होता है, इसके बाद में ये नहीं कि भगत सिंह का बेटा भी भगत सिंह, के भगत सिंह पोते, गांधी जी के हाँ, प्रपौत्र। हाँ, सब छोड़ो, उनको छोड़ दो, उस वंश को वहां छोड़ दो। ये भी वंशवाद है साला। मर गया यार, वो मर गया, उसके बाद में तुम आपके कर क्या रहे हो उसके नाम का? हिंदुस्तान कर क्या रहे हो उसके नाम का? छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, छोड़ो उसको, शीशे लेदर मत करो उसकी। हो गया, कर गया, खूब बोल गया, तुम्हारे बाप नहीं कर सकते। ये जितने सियासतदान है ना, इनके बाप नहीं कर सकते जो कर गया। साला 5 मिनट के लिए एसी बंद हो जाए इनकी। ये एक चीज ये बताइए, इसका जो शीर्षक है गगन दमामा बाज्यो, कबीर साहब का सूक्ति थी, बाद में ये इसमें गगन दमा बाज्यो, ये इसमें बाद में ये शायद इसमें जो सिखों का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी इस्तेमाल हुआ है ना। गगन मतलब गगन, दमामा मतलब जो वाद्य यंत्र होता है युद्ध वॉर का, दमामा बजाते हैं ना वॉर के, और बाज्यो मतलब तो गगन में दमामा बाज्यो उठा। ये एनके ने दिया था टाइटल, एनके शर्मा। हाँ, उसने कहा वो एक दिन ऐसे ही आया साला, मतलब नाम मैं जा रहा रविंद्र कौन सा वहाँ खाना खाने के लिए, तो मिलावे बात सुन यार, उस समय लगान आ चुकी थी और ये गदर आ चुकी थी। यार तू यार ये साला इन लोगों ने सब नोच के रख दिया भगत सिंह को। हम उस वक्त उबले हुए थे साले, हम बहुत जवान, बहुत, अरे जवान हमसे तक क्या होगा कोई बंदा, जवान तो सारे हिंदुस्तान में हम ही हुए थे। तो हाँ बड़ा जबरदस्त तरीके से जवान, माशाल्लाह। हर बार जैसे उम्र का जिक्र आता है इसीलिए गुस्सा भी जाते हैं। हाँ, तो वो भरी जवानी थी साली। तो इसने कहा कि यार ये तो इन्होंने नोच के रख दिया भगत सिंह को। मतलब एक स्वाधीनता पर पिक्चर हिट हो गई, अब सारे के सारे लगे हुए हैं बनाने में। तो एक हाँ, उन्होंने कहा तू लिख साला, आपके नहीं सॉरी उस वक्त नहीं आई थी वो, ऐसे ही बोला था, ये तो बहुत बाद में आई है लगान वगैरह। हाँ, ये 2000 के दौर में आया। 2000। मैंने कहा यार तू लिखना एक, मैं तो खाली वो साला ऐसी खाली टाइटल दे के भाग जाया करता था एनके, उसकी आदत थी गगन दमा बाज्यो, उसका मतलब उसके साथ से प्ले लिख लिया गया, ये टाइटल रखेंगे, टाइटल पहले दे दिया, प्ले लिख लिया गया, फिर वो भाग जाया करता था, वो संभालना मुझे पड़ता था। तो मैं लग गया, मैंने कहा यार, तो फिर उसके बाद करते करते मुझे लगा कि यार जब खोजबीन की तो यार मैंने ये क्या था बंदा साला, क्या था बंदा, मतलब इतनी सारी चीज़ें तो इतिहास में हमने एक तरह से, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, हम सबका की जिम्मेदारी है, एक तरह से ये साहित्य में एंट्री है भगत सिंह की, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो, और जो थोड़ी बहुत बची है वो जो मेरा राजकमल वाला प्रकाशन है इसमें मैं पूरी कर दूंगा, ऐसी कुछ चीज़ नहीं है भगत सिंह के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, ऐसी कुछ चीज़ नहीं जिसमें नहीं हो। तो जनरेशन है यार, नई जनरेशन है, बोलते हैं हमको दो गगन नवा बाज्य, हमको दो गुलाल, वरना हम तो देखेंगे ग्रैंड मस्ती। जिम्मेदारी तुम पर है, या तो हमको वक्त पर रोक लो वरना हम जा रहे हैं। और आज की तारीख में उनको सब चीज़ अवेलेबल है, नेट आ चुका है सर, 15 साल का बच्चा जो जवान हो गया है, हर चीज़ अवेलेबल है उनको। और गांधी के तमाम सारे विवादित मसलों पे पुस्तकें उपलब्ध हैं, तमाम छोटी बड़ी कहानियां लिखी गई हैं। नेहरू
अभी भी सर्वप्रिय विषय हैं। उनके जीवन के कई अराजनीतिक पलों के बारे में तमाम सारे प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं यदा कदा जब नहीं तब लगातार लिखते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में फिडेल कास्ट्रो के मरने की तैयारियों के बारे में लिखा जाता था, अब नहीं रहे वो, तो नेहरू इतने। लेकिन भगत सिंह के पन्नों को खोल करके लिखने की तैयारी कभी नहीं होती। ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़ा पब्लिकेशन भगत सिंह के ऊपर कोई एक दस्तावेज खोज के निकाले, कुछ फोड़े। हाँ, बंगाली प्रेम जो है उसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जरूर स्टोव में कभी कभी पिन मार के कार्बन निकाल दिया जाता है ताकि लव सही चलती रहे। लेकिन भगत सिंह वगैरह को लेकर के इस तरह की कोई कोशिश नहीं। राजनीतिक पार्टियां जैसे सुभाष चंद्र बोस एक राजनीतिक मुद्दा बन गए हैं, इसलिए बंगाल चुनाव के ठीक पहले खास तरीके से, हाँ, वो प्राइड है। मतलब ये भगत सिंह की नाकामी है, वो अपने आप को पंजाब तक महदूद रखते तो शायद ज्यादा सेलिब्रेट किए जाते। नहीं यार, नाकामी नहीं है। नहीं, ये तो तंज मैं कह रहा हूं मैं। अच्छा खासा पॉपुलर है यार बंदा, उसको कहाँ रोकोगे आप? रोक पाए क्या कांग्रेस ने? पास की एक कविता है, मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ दूं, क्योंकि अब भगत सिंह को कितना भी रोकोगे लेकिन भगत सिंह के को इस तरह से देख सकते हैं। पास की एक कविता है लौह कथा से ही, घास। मैं घास हूं, मैं आपके हर किए धरे पे उगाऊंगा। बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को बल्बे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पे, मेरा क्या करोगे, मैं तो घास हूं हर चीज पर उगाऊंगा। बंगे को ढेर कर दो, संगरूर मिटा दो, धूल में मिला दो लुधियाना जिला, मेरी हरियाली अपना काम करेगी। 2 साल 10 साल बाद सवारियां फिर किसी कंडक्टर से पूछेंगी, यह कौन सी जगह है, मुझे बरनाला उतार देना जहां हरे घास का जंगल है। मैं घास हूं, मैं अपना काम करूंगा, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। क्या बात है यार, यही है यार, ये ऐसे लोग जिंदा रखते हैं उनको। और कैसे, मतलब हम लोग आज बात कर रहे हैं उनके बारे में यार, इतने सारे लोग जितने इस कमरे में मौजूद हैं, हम सब भगत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं यार। वी शुड बी प्राउड एंड ही शुड बी प्राउड ओवर देयर। कुछ लोग मेरे पास इतनी बातें करी हैं, महात्मा गांधी मेरे ऐसा बहुत महान बंदे थे, इतनी बातें करी हैं कभी 2 अक्टूबर पे भगत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, टॉक अबाउट भगत सिंह। और एक और जगह जाना है मुझे, पूरी बात करके आया हूं अभी वहां पर, ये क्या नाम है, कहां पर गया था मैं, अनुराधा प्रसाद का जो वो है न्यूज़ 24 में बात करके आया हूं। हम बात कर रहे हैं और आज की तारीख में देखो यार, वहां पर आपके हुसैनी वाला में क्या होता है, वहां पर क्या मेला ऐसा वैसे मेला, अद्भुत मेला। और ये हिस्सा चला गया था वहां आप में से जो लोग देख रहे हैं उनकी बकेट लिस्ट में शामिल होना चाहिए। आप बहुत सारी हसरतों की सूचियां बनाते हैं कि एक बार हुसैनी वाला में होके चला गया था पाकिस्तान में, हुसैनी वाला पार्टीशन में चला गया था पाकिस्तान में। उनसे रिक्वेस्ट करके उन्होंने कहा भैया ये हिस्सा दे दो हमको, ये रिक्वेस्ट करके लिया। इनका गांव तो अभी वहां पर है पाकिस्तान में। उनके यहाँ भी एक वकील ने बोला भी ना कि उनको शायद जो टेररिस्ट पुकारा गया है उस हाँ, वो लाहौर कोर्ट में मुकदमा और कोर्ट में मुकदमा है कि उनको जो टेररिस्ट लिखा गया है, और खासतौर से उनके ऊपर जो अभी मुकदमा जो लड़ा जा रहा है उनके खिलाफ एक तरह से पड़ा हुआ है, उसको रद्द किया जाए और इनको बरी किया जाए। डॉक्यूमेंट नहीं, ये वो फीलिंग भी दिखाता ना कि सरहद के उस पार भी वो उतने ही अजीज हैं। अजीज है। हाँ, लेकिन हालांकि पाकिस्तान में उन पे उतना काम नहीं हुआ। पाकिस्तान को अगर इस चीज की सूझ होती तो वो हिस्सा कभी भी वो इधर नहीं देते इतने बड़े आइकन को। लेकिन आप देखिए ना कि वो जगह पागलखाना बन गई, जहाँ पे वो था, वो चौराहा चौक खत्म हो गया। कितने अरसे से वहां पे पूरे मुल्क को ही पागल खाना बनाए दे रहे हैं। तो जहाँ जिस फांसी के तख्त, जो लाहौर सेंट्रल जेल में जो फांसी का तख्ता था जिस पर उन्हें फांसी दी गई थी, वो उस पर एक आजकल ट्रैफिक वाला खड़ा रहता है तख्ते पे। हाँ, नहीं, स्मैश कर दिया गया वो। उस जगह जो है उस पर एक शादमन करके जो है कॉलोनी है, उसके ऊपर खड़ा हुआ एक ट्रैफिक वाला है कि जो डेवलपमेंट्स है कि वहां पे अब उसको बदलेंगे, उस जगह को वापस एक्वायर किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि भगत सिंह कब गए, आजादी कब मिली और ये कब हो रहा है। डर भी लगता भाई, जैसे हिंदुस्तान चले जाओ आपके, मतलब ये कौन था अपना बंदा ब्रिटेन में जो बहुत बढ़िया फिक्शन राइटर था, सस्पेंस राइटर था, कौन था? 22 बी बेकर स्ट्रीट किस है? आर्थर कॉनन डायल। आर्थर कॉनन डायल नहीं, वही था, पेरी मैसन। हाँ, वहां चले जाओ आप, वहां पर तुम, ही वॉज अ फिक्टिशियस कैरेक्टर, वो कभी जन्मा नहीं। और तुम हीथ्रो पे उतर के बोलो कि मुझे जाना है 22 बी बेकर स्ट्रीट, वो तुम्हें कॉनन डायल के घर पे ले जाएंगे। वहां पर पूरा का पूरा घर जिसमें कभी वो रहा नहीं साला, म्यूजियम है उसके नाम का, है शर्लक होम्स। रहा नहीं, म्यूजियम है उसके नाम का, उसके वो देखा करता था आतिशी शीशा, हर वो चीज मौजूद है वहां पर। फिक्शन है यार, फिक्शन। यहां सारा जिंदा अच्छा जिंदगी की कद्र नहीं है। हाँ, तो ये अब मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अब काम होगा। मुझे पता नहीं क्यों लगता है काम होगा, बिल्कुल मुझे पता नहीं क्यों लगता है, एक इंट्यूशन है।
कांग्रेस से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। नहीं, क्योंकि ये जनरेशन ऐसी है जो जिसने तय कर लिया कि 70 साल के सारे इधर उधर इन्ने उन्ने दहने बाएं बीच में जितने भी लोग थे, अब इनका काम लगाना है और नए पे काम करना है। ये जनरेशन उस मोड में आ चुकी है। तो वो काम ये पीयूष भाई जो मस्त बिल्कुल थे यार। नाटक के आखिरी में आता है, हाँ? ये मेरा रंग दे बसंती, और उसका जो ये वाला आखिरी है ये हाँ, ये जो था जैसे इलाही आज, इसमें जो ये था इलाही आज इलाही ये एंड होता है। इलाही जिस तस्वुर को कभी हाँ खून से सींचा था, इलाही जिस तस्वुर के लिए गर्दन को भींचा था, इलाही जिस तस्वुर के लिए हर आग पीली थी, इलाही जिस तस्वुर के लिए हर मौत जीली थी, इलाही क्या कभी सोचा, इलाही क्या कभी सोचा था अपने उस तस्वुर से, इलाही क्या कभी सोचा था अपने उस तस्वुर से, जो उपजेगा कभी ऐसा भी ये हिंदुस्तान होगा, वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मख्तल में हमारा इम्तिहान होगा, इलाही आएगा वो दिन जो अपना राज देखेंगे, इलाही आएगा वो दिन जो अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा, वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मख्तल में हमारा इम्तिहान होगा, सुना है आज मख्तल में हमारा इम्तिहान होगा, सुना है आज मख्तल में हमारा इम्तिहान होगा। ये थे ये लोग, साले कहाँ पैदा हो गए, हमारी जिंदगी और बर्बाद कर दी सच में यार। ये आखिरी मेरा ये माँ वो उनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी, मतलब हाँ ये थी मदर उनकी, भगत सिंह के बराबर ही जो है इस महिला के बड़े चर्चे हुए वहाँ पर। भगत सिंह की मदर की थी, वो कैसी थी यार। उनको ये प्रॉब्लम भी हुई थी शायद ना कि जिस वक्त उनकी मदर को कुछ जमीन का जो कोई टुकड़ा था पंजाब में, उस पर कब्जा मिलने में दिक्कत हुई थी। हाँ ये है, ये एक्चुअली क्या था कि ये आजादी के बाद का वाकया है। बात की बात है, उनकी कैसे मदर पेश आते हैं हम शहीदों के साथ। तो और वो उनके माँ को जमीन और पार्लियामेंट में दशकों लग गए भगत सिंह के लिए जगह बनाने में। कहाँ से उनके कांग्रेस आपने किस की मूर्तियां किस के तैल चित्र आपने नहीं लगाए वहां पे, है ना। आदमो हवा का जो कद होगा असल में, या सतयुग में जो 10 फिट्टे लोग होते थे, उतने बड़े बड़े तैल चित्र लगे हैं बोनापार्ट लोगों के, लेकिन भगत सिंह की मूर्ति को संसद में, भाई संसद में बम फेंकने डर आतंकवादी की मूर्ति कैसे लगा दे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत रोचक है। पार्लियामेंट रिपोर्टिंग लंबे अरसे तक की, और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अंदर जा रहा था, तो वहाँ पे नाम लिखा, फोन वोन जमा हुआ और अंदर दाखिल होने लग गए पार्लियामेंट के अंदर। तो उन्होंने कहा कि आप, एक पुलिस वाले ने जोर से आवाज़ लगाई कि आप वापस आइए, आपने अपना नाम क्या बताया। मैंने बताया कि मेरा नाम पावनी आनंद है। उनका नहीं, आपका नाम तो इकबाल है। हमने कहा नहीं, मेरा नाम इकबाल नहीं। कैसे? कहे आपके हाथ पे लिखा है आपका नाम इकबाल है। मैंने कहा कि हाथ पे इकबाल नहीं लिखा है, इनकलाब जिंदाबाद लिखा है। अरे वाह। ये उन्होंने देखा, उसके बाद का किस्सा सुनिए। उन्होंने कहा अच्छा। फिर मैं थोड़ा रुका, मुस्कुराया, और मैंने उन हजरत को बताया कि वैसे मैं आपको बता दूं कि किसी इकबाल ने बम नहीं मारा था, इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाले ने बम मारा था पार्लियामेंट में। अरे इसका किस्सा याद है मेरे को। संतोषी साहब ने कभी इस्तेमाल नहीं किया ये। मैंने कहा एक हल्का सीन लिखा था उसमें, लेजेंड ऑफ भगत सिंह में। मैंने कहा यार ये कैमरा इनके पीछे फॉलो कर रहा है और ये भगत सिंह और सुखदेव बातें करते हुए चले जा रहे हैं। बहुत छोटा सीन था, 2 लाइनों का। तो वो बोलता है कि सुखदेव बोलता है कि यार भगत, अपना सारा इनकलाब ऐसा हो जो अपने बाद में भी जिंदा रहे, है ना, ऐसा हो जो अपने बाद में भी जिंदा रहे। तो भगत सिंह बोलता हाँ बाद में, कहता बाद में जिंदाबाद। अब यार इनकलाब जिंदाबाद नारा अच्छा है यार। ऐसे फॉर्म हुआ था मैंने। मतलब कल्पना है, हाँ, लेकिन कल्पना जीवन तो जाती है ना। बाद में जिंदा, अगर आप बोल दो हाँ बाद में जिंदा रहे, इनकलाब जिंदाबाद, कितना बढ़िया लगता है यार। सामने स्क्रीन पर कैसे जन्मा हो गया नारा, आया था रशिया से, लेकिन कितना हाँ, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। तो बड़ा मजेदार। ये हम भी यार फिल्म वाले भी बड़े बदमाश हैं। आज जो साला
जरा भी मर्म की चीज है वो दाएं बाएं किसी- पराठे सेकने में बुकनो भूल जाते हैं। जी ये ये माँ के लिए है उनकी। विद्यावती जी। बस अब इसके बाद में हाँ मेरा रंग दे बसंती चोला रे माई, क्यों मेरा रंग दे बसंती चोला, मर तेरे चोले मेरे चोले में तेरे माथे का पसीना है, और थोड़ी सी तेरे आंचल की बूंदे हैं, और थोड़ी सी है तेरे कांपते बूढ़े हाथों की गर्मी, और थोड़ा सा है तेरी आंखों की सुर्खी का शोला। इस शोले को जो देखा तो आज ये लाल तेरा बोला, अरे बोला मेरा रंग दे बसंती चोला रे माई, क्यों मेरा रंग दे बसंती चोला। और एंड में शिव, एक आखिरी प्रश्न सुनाऊंगा बस, छोटा सा है। शिव वर्मा के पास में 94 में वो मार्कंड त्रिवेदी आता है, ढूंढता खोजता। शिव वर्मा बोलते हैं डबडबा स्वर में, और मैं आज भी जिंदा हूं इस आजाद भारत में जिसका सपना वो देखा करता था। उसका सपना सुकून की सांसें होंगी, चारों तरफ उमंगें होंगी, भूख का नामो निशान ना होगा, अत्याचार ना होगा, चीख पुकार नहीं होगी। वाकई आज कहीं चीख पुकार नहीं है, हर तरफ खामोशी है, सन्नाटा है, वीराना है, जो शायद इशारा कर रहा है किसी आने वाले तूफान का, किसी आने वाले बवंडर का। पहले कोड़ों की चोट का एहसास होता था क्योंकि कोड़े दिखते थे, आज वो एहसास मिट गया है क्योंकि कोड़े मारने वालों को ये सुविधा मिल गई है कि वो दूर से बैठकर कोड़े फटकार सके। वो गोरों का राज जो उस गोरे मुल्क में वापस धकेल लिया गया था, आज किसी दूसरे गोरे मुल्क से धीरे धीरे वापस आ रहा है। शायद ईस्ट इंडिया कंपनी भी कभी ऐसी घुसी होगी। बहरहाल उसने कहा था, भगत की आवाज गूंजती है, रुकना मत, मुकाम तो बहुत आएंगे, रुक गए तो थक जाओगे। शिव वर्मा डबडबा स्वर में बोलते हैं, मैं थकने के बावजूद चलने की कोशिश कर रहा हूं, बस कभी कभी रातों में उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आ जाता है तो ये पूछने की इच्छा जरूर होती है कि सरदार क्या यही था वो आजाद हिंदुस्तान जिसको पाने का तस्वुर तुमने किया था। और इसके बाद में वही लाइन है, इलाही जिस तफर्रु के लिए हर गर्दन को भींचा था, इलाही जिस तस्वुर को कभी आंखों से सींचा था, इलाही जिस तस्वुर के लिए अरहाग पीली थी, इलाही जिस तस्वुर के लिए हर मौत जिली थी, इलाही क्या कभी सोचा था अपने उस तस्वुर से, इलाही क्या कभी सोचा था अपने उस तस्वुर से, जो उपजेगा कभी ऐसा भी है हिंदोस्ता होगा, वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मख्तल में हमारा इम्तिहान होगा, सुना है आज मख्तल में हमारा इम्तिहान होगा, सुना है आज मख्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इनकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद कहने के लिए कुछ और रह नहीं जाता है। भगत सिंह को पूजिए मत, खोज कर पढ़िए, लोहिया को खोज कर पढ़िए और अपने जीवन में अपने तय उतारिए। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, हमारे साथ हैं पीयूष मिश्रा, पाणिनी और रेहान, कैमरे के पीछे अमितेश सिन्हा। शुक्रिया।